आप सबका स्वागत है बैंक साथी यूट्यूब चैनल पर। आज जो हम कवर करेंगे स्कीम का पीडीएफ कवर करने वाले हैं और ये जितने भी एग्जाम्स है वो सबके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। पर ये वाला जो पीडीएफ रहने वाला है स्पेशली जो एसबीआई क्लर्क का जो एग्जाम आने वाला है उसको फोकस करते हुए बनाया गया है। तो ये बैंकिंग साथी का स्कीम पीडीएफ है, इसको 3 भाग में बांटा गया है। एक तो आपको जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो मिलने वाला है, उसका नेक्स्ट जो है आपको मिलेगा मंथ वाइज जो स्कीम है वो मिलेगा, उसका कुछ इंपॉर्टेंट जो स्कीम्स है वो भी मिलने वाला है। टोटल 3 पार्ट में बांटे हुए हैं, तो ये वीडियो भी जो है आपको 3 पार्ट में मिलेगी। ये हमारा जो है पहला पार्ट है, इसका पार्ट 2 आएगा, उसका पार्ट 3 आएगा, और अब जो जीए सीरीज चल रहा है ये इसी का ही अंदर ये आता है। ठीक है, तो पहले जो न्यूज़ है उसके ऊपर बढ़ते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के जो भी स्कीम्स है उसको पहले कवर करते हुए चलते हैं। पहले तो पढ़ते हैं पैन 2.0 प्रोजेक्ट के बारे में। ठीक है, तो पैन 2.0 के बारे में बात करें तो ये अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 1435 करोड़ रुपीज़ का एक इनिशिएटिव, जिसके अंतर्गत बोला गया है कि पैन कार्ड का जो सिस्टम है उसको मॉडर्नाइज करने के लिए। अब इसके बारे में बने अर्थ स्टैटिक का करंट अफेयर्स उसको कवर करें तो आपको मिलेगा। ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको लॉन्च करते हुए, इसको लॉन्च अभी नवंबर 25 2024 में लॉन्च किया गया था। और जैसे कि मैंने बताया कि इसकी मिनिस्ट्री जो है आपको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मिलने वाली है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में एक डिपार्टमेंट है जिसको बोला जाता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जो कि इनकम टैक्स संभालती है। तो ये जो है पूरा पूरा इम्प्लीमेंटेशन की जो पैन 2.0 प्रोजेक्ट है इसको पूरा पूरा इम्प्लीमेंट करने का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही रहने वाला है। कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है उसको भी कवर करते हुए चलते हैं हम। पहला तो है ये जो है मॉडर्नाइज करेगा और कॉन्सनट्रेट करेगा पैन और टेन 1.0 सिस्टम को। तो पहले इससे पहले 1.0 सिस्टम चल रहा था, जिसकी वजह से आप जो भी पैन कार्ड है वो आप ऑनलाइन अप्लाई कर पा रहे थे। अब जो है ये 2.0 चलने वाला है, जो कि 1.0 का ही एडवांस वर्जन होने वाला है, जिसके अंदर बोला जा रहा है जो ये जो कोर और नॉन कोर एक्टिविटीज़ होती है वो सबको जोड़ने का काम करेगा पैन और टेन को। ठीक है, और इसके साथ जो है पैन वैलिडेशन सर्विस भी देने वाला है। अब ये दो मतलब समझते हैं इसका। ठीक है, पैन का ना तो समझ आ गया होगा, लेकिन टेन का मतलब नहीं समझ आ रहा होगा। ठीक है, पैन टेन और टीन ये तीनों का पहले हम समझ लेते हैं मतलब क्या होता है, उसके बाद आगे पढ़ने में और मज़ा आएगा। पहले तो बात करें पैन की। पैन कार्ड के बारे में मेरे को पता होगा। तो पैन कार्ड क्या रहता है, पैन कार्ड जो है परमानेंट अकाउंट नंबर रहता है, जो कि 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक आइडेंटिफायर के तौर पे देखा जाता है। जैसे कि देख सकते हो CAK 1 2 3 H ऐसे करके लिखा रहता है पैन कार्ड में। इसका मतलब क्या है, अल्फा न्यूमेरिक कोड की तरह जो है जिसमें लिखा रहता है। नेक्स्ट जो आता है वो आता है टेन। टेन का मतलब क्या हो गया, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जो कि TDS या TCS जब किया जाता है, टैक्स डिडक्शन या तो कलेक्शन एट सोर्स, तो उस केस में जो है ये नंबर की ज़रूरत पड़ती है। उसका आता है टैक्स पेयर आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो कि यूज़ किया जाता है इनडायरेक्ट टैक्स ट्रांजेक्शन के लिए। ठीक है, मोस्टली दुकानदार जो है वो यूज़ करते हैं, तो इसको बोला जाता है टीन। ठीक है, तो समझ आ गया होगा क्या होता है टैन, पैन और टीन। तो इसके ऊपर अगर की इसकी जो फीचर्स है वो देखें तो ये एक तरह का यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होने वाला है, जो कि टेन मतलब टेन पैन और तीन दोनों है, जो तीनों को जो है इंटीग्रेट करने का काम करेगा। ठीक है, जो पैन कार्ड है उसको भी इंटीग्रेट करेगा, उसके साथ जो इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स का जो आइडेंटिफायर उसको भी कनेक्ट करेगा, उसके साथ जो ट्रांजेक्शन टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, दोनों को जो है इंटीग्रेट करके ये टोटल जो है 3 चीज़ों को इंटीग्रेट करने वाला ये यूनिफाइड सिस्टम। अब इसके साथ आपको ये 2 3 की फीचर्स और याद रखनी है। पहली बात कि ये जो है एनहांस करेगा क्यूआर कोड को। ठीक है, तो क्यूआर कोड को एनहांस करेगा, जिसकी वजह से अगर कोई भी अगर नया अगर कोई पैन कार्ड ले रहा हो या तो पुराना अगर किसका पैन कार्ड हो, उसमें जो है अब क्यूआर कोड रहेगा। अब क्यूआर कोड रहने की वजह से क्या होगा कि क्यूआर कोड स्कैन करते हुए जो भी डेटा अगर किसी को निकालना हो, अगर इनकम टैक्स को निकालना हो, बैंक को निकालना हो, तो वो निकाल सकता है। ठीक है, तो अपनी अभी अगर आपके पास नया पैन कार्ड हो तो आपको तो ये चीज़ पता होगी क्यूआर कोड के बारे में, और जिसके पास नहीं हो और जो अभी कभी पैन कार्ड बनाया नहीं हुआ, अभी जस्ट 21 साल का हुआ हो, तो उसके लिए रहे 18 साल का हुआ हो तो उसके लिए याद रखना आपको कि अब जो है पैन कार्ड में जो क्यूआर कोड भी रहता है। ठीक है, तो उसके साथ जो भी चीज़ें हैं पैन कार्ड का डिटेल है वो स्कैन करने में ईजी हो, उसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया जाता है। तो इसमें जो है क्यूआर कोड भी रहने वाला है। और अब पैन कार्ड जो है अब ऑनलाइन ही अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, तो इसके से जो पेपरलेस सिस्टम रहता है, जो बहुत पुराना सिस्टम था, जो कि 15 से 20 साल पुराना जो सॉफ्टवेयर था उसको रिप्लेस करेगा। ठीक है, पैन 2.0 के अंतर्गत जो पुराना सॉफ्टवेयर था उसको रिप्लेस करने का काम करेगा। इसके बाद आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि जो पेन है ये एक तरह से डेटा वॉलेट सिस्टम की तरह काम करता है फॉर बैंक एंड इंश्योरेंस के लिए। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स के लिए ये एक तरह से जो पैन कार्ड रहता है ये मैंडेटरी रहता है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे ही जो है आपका देखा जाता है, जो भी डेटा रहता है कि आपका जो चीज़ें हैं सही है कि नहीं। ठीक है, मतलब क्या हुआ इसका, चीज़ें क्या क्या सही है कि नहीं, आपका जो रिकॉर्ड है वो सही है कि नहीं,
उसके बाद आपने टैक्स ऐसे बढ़ाया कि नहीं, वो सब चीज़ें जो है आपके पैन कार्ड से पता लगता है। तो इसी के लिए जो है आपका, अब जब भी बैंक में जाते हो तो आपसे पैन कार्ड मांगा जाता है, ठीक है। तो बैंक में अकाउंट खोलो या बैंक का कोई भी चीज़ें करनी हो तो उसके लिए पैन कार्ड होना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट में बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो आ रहा है वो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मैं मानता हूँ थोड़ा ऐसा पढ़ने में थोड़ा मुश्किल हो जाता है अभी जो मैं आपको PDF के थ्रू पढ़ा रहा हूँ, बट थोड़े थोड़े दिन मैनेज कर लो, जब हम ग्रो करेंगे उसके बाद आपको लैंडस्केप में ये सारी चीज़ें मिल जाएगी। मैं होप करता हूँ ऐसा कुछ डिस्टर्ब नहीं हो रहा होगा आपको, अगर कुछ डिस्टर्ब होता है तो आप बता सकते हो, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बता देना। नेक्स्ट चलते हैं, वो आ रहा है यूनिफाइड पेंशन स्कीम का ऊपर। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था यूनिफाइड पेंशन स्कीम ऑन अगस्त 24 2024 को, और ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। SBI क्लर्क की बात करें तो SBI क्लर्क का बोला था कि 6 महीने करंट अफेयर्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है, तो 6 महीने के अंदर ये अगस्त का भी स्कीम आता है, तो इसके लिए आपको इसको भी कवर करते हुए चलना है। तो ये क्या करेगा, एक तरह से ये जो लॉन्ग डिमांड फॉर नॉन प्रोटेक्टेड और सिक्योर पेंशन सिस्टम होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए रहना चाहिए, उसके बारे में हर बार अपील करता था गवर्नमेंट एम्प्लॉय कि हमें जो है सिक्योर पेंशन सिस्टम चाहिए जहाँ पे हमारा जो पेंशन है वो टाइम पे मिले। तो वो सारी चीज़ करने के लिए जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है लॉन्च किया है। अब आप बोलोगे सर ये तो थोड़ा पुराना न्यूज़ नहीं हो गया, सर 6 महीने पुराना आपने स्कीम लेके आ रहे हो, ये एग्जाम में पूछा जाएगा भी। तो इसका आंसर है हाँ, ये पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये जो है लॉन्च तो अगस्त 2024 में ही हो गया था, लेकिन ये ऑपरेशनल होगा 1 अप्रैल 2025 से, तो इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके बारे में बात करें तो इसकी मिनिस्ट्री तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, और इसको जो इम्प्लीमेंट करेंगे वो पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करने वाली है। मतलब क्या, जो पेंशन का जो दावे पूरा का पूरा दावेदार संभालती है, एक तरह से रेगुलेटरी बॉडी है पेंशन को संभालने के लिए, वो है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो ये पेंशन को पूरा संभालती है और इन्हीं को जो है सौंपा गया है UPS को भी। अब UPS के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो UPS जो है एक तरह से अंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल पाए जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ है उनको, मतलब उनका जो भी पेंशन है वो टाइम टू टाइम मिल पाए, और जो भी चीज़ें रहती है, मान लीजिए कि कभी कभी कोई कोई पेंशन जो है थोड़ा लेट भी दिया जाता है, ठीक है, कुछ कुछ पैसे जो है थोड़ा लेट भी डिलीवर किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें भी जो है टाइम टू टाइम हो, उसी के लिए जो है यूनिफाइड पेंशन स्कीम लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जो एग्जिस्टिंग पेंशन जो एम्प्लॉयज़ है वो भी इसके अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब इसके बारे में की फीचर्स पढ़े, क्या क्या इसके एडवांटेज है, जो कि आपको मोस्टली पता ही होगा, ठीक है। तभी हम एक एक करके कवर कर लेते हैं। पहले तो ये अश्योर करता है पेंशन। अब जब भी पर्सन को रिटायर होता है तो उसको जो है 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे जो रहता है उसके तौर पे जो है उसको पेंशन मिलता है, ठीक है। और ये जो है तभी मिलता है अगर 25+ जो है अगर सर्विस दिया हो उस केस में। अगर उससे कम की सर्विस हो, मान लीजिए 10 से 25 साल के बीच में जो है सर्विस हो, तो उस केस में कुछ प्रोपोर्शनेट, मतलब कुछ 30% 20% ऐसे करके दिया जाता है, और कहीं की जगह तो नहीं भी दिया जाता। तो इतना हमें एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको याद रखना है कि 50% ऑफ द एवरेज बेसिक पे जो है दिया जाता है एज अश्योर्ड पेंशन के तौर पे। अब मान लीजिए किसी पर्सन का पेंशन मिल गया था, लेकिन किसी कारण बस वो पर्सन जो है एक्सपायर हो गया, तो उस केस में जो फैमिली को जो पेंशन मिलता है वो 60% ऑफ द पेंशन अमाउंट मिलता है, ठीक है। तो पहले मान लीजिए कि 100 रुपये करके पेंशन मिल रहा था, लेकिन जब जो पेंशनर है वो अगर डाई हो गया, मतलब एक्सपायर हो गया, तो उस केस में उसकी फैमिली को जो है 60% ही पेंशन मिलेगा, ठीक है। नहीं चलते, नेक्स्ट आ रहा है मिनिमम पेंशन जो है बोला जा रहा है, मिनिमम इतना तो देना ही पड़ेगा, कितना, 10,000 रुपये पर मंथ, जो भी कम से कम 10,000 नहीं सॉरी 10 साल तक अगर सर्विस किया होगा तो उसके लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बोला ना कि 10 साल से 25 साल के बीच में हो तो कुछ परसेंटेज जो है एज अ पेंशन दिया जाता है, तो उसमें बोला जा रहा है कि 10,000 मिनिमम तो देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब एक चीज़ आपने पढ़ी होगी DA, तो इसमें बोला गया कि जो भी DA है वो भी जो है बढ़ती रहेगी, और वो जो है बेस्ड रहेगी इन्फ्लेशन पे, ठीक है। तो जो डिनरेस अलाउंस रहता है वो इन्फ्लेशन में बेस्ड होता है, तो वो भी जो है पेंशन को टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़े तो ये क्या पर्पज़ क्या होने वाला है इसका, कि अंश्योर करेगा प्रिडिक्ट एंड जो सिक्योर रिटायरमेंट इनकम होता है उसको, और उसके साथ जो है एग्जिस्टिंग जो पेंशनर स्कीम्स है उसको भी इफेक्टिवली मर्ज करने का काम करेगा, ठीक है। और बजट एलोकेशन की बात करें, टोटल 7,000 करोड़ रुपए जो है इसमें लगने वाले फॉर बजट इंप्लीमेंटेशन, ये भी आपको याद रखना है। टोटल बजट कितना लगने वाला है, 7,000 करोड़ रुपए जो है लगने वाला है UPS को पूरा इंप्लीमेंट करने के लिए। तो ये तो हमने पढ़ लिया मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर जो भी करंट अफेयर्स है स्कीम्स का, उसको हम कवर करते हुए चलते हैं। ये करंट स्कीम है तो हम करंट स्कीम को ही कवर करते हुए चलते हैं। तो नेक्स्ट मिलेगा आपको PM धनिया कृषि योजना। धनिया कृषि योजना, तो ये जो है देख सकते हो क्या है, ये
आप देख सकते हो ये एग्रीकल्चर लैंड है, मैंने फोटो प्रोवाइड किया हुआ है, बहुत जगह आपको इमेजेस मिल जाएगी, जहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इमेज देख के ही जो भी चीज़ें वो समझ सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको क्या समझ आ रहा है इस इमेज में, ये आपको स्कीम पढ़ने के इमेज में क्या समझ आ रहा है, कुछ फार्मिंग सिस्टम है, और फार्मिंग सिस्टम को जो है ग्रो करने की बात कर रही है, ठीक है। तो इसको हम कवर करते हैं थोड़ा डिटेल में स्कीम को, तो आपको और अच्छी चीज़ समझ आएगी। अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि इसको जो है यूनियन बजट में जो है इसके बारे में बताया गया था भाई निर्मला सीतारमन जी के द्वारा, ठीक है। और एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ कुछ न्यूज़ ऐसे भी है जो यूनियन बजट में डिस्कस तो किए गए थे, बट उसके ऊपर इतने ज़्यादा डिटेल में आए नहीं है, ठीक है चीज़ें। तो वो पॉसिबल नहीं है कि आपको मैं वीडियो बना के या पीडीएफ बना के प्रोवाइड कर दूँ जो यूनियन बजट के जो स्कीम्स है उसको भी, ठीक है, क्योंकि इतना कम डिटेल है तो उसको मुझे लगता है कुछ फ़ायदा होगा कवर करके। मैंने जो आपको यूनियन बजट का जो पीडीएफ देके रखा हुआ है ऑलरेडी, जो ग्रुप में उनको पता होगा, तो आप वहाँ से कवर कर सकते हो। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स हैं जो अब तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किए हैं, उनका ये कहना है कि आप जहाँ से भी पढ़ रहे हो अपने यूनियन बजट का जो भी अपने पढ़ा हो, तो वो ऑलरेडी आपको स्कीम करवाया गया होगा, आप कैसे पढ़ रहे हो तो वो चीज़ आपको वही से कवर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मैंने ट्राई किया जो जिसमें ज़्यादा डिटेल मिल पाया उसके ऊपर बनाए मैंने वीडियो, बट कुछ कुछ स्कीम्स ऐसी है जिसके बारे में अब तक डिस्कशन कुछ हुई नहीं है, क्योंकि अभी यूनियन बजट की बात करें तो अभी वो फैब में ही आया है, तो अभी उसके ऊपर और ज़्यादा डेवलपमेंट होगी, वो जो भी स्कीम है उसके ऊपर, उसके बाद जो है फाइनली हमें उसके बारे में ज़्यादा चीज़ें पता लगी, तब हम फ्यूचर में उसको पीडीएफ में अपडेट करेंगे। बट अभी के लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आपको उतना ही पढ़ना है। नेक्स्ट चलते हैं लॉन्च डेट के ऊपर बढ़े, तो इसको जो है 2025 में लॉन्च किया गया और इसको यूनियन बजट में लॉन्च किया गया, जो कि मैंने आपको ऊपर बता ही दिया। और मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है इसको इम्प्लीमेंट मिनिस्ट्री रहने वाली है, और इम्प्लीमेंटिंग बॉडी आपको मिलेगी, या तो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ फार्मर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर ने पार्टनर किया स्टेट गवर्नमेंट के साथ, उसके साथ नाबार्ड के साथ भी सपोर्ट लिया, तब जाके ये इंप्लीमेंट करने वाला है। अबे क्या इंप्लीमेंट करेंगे यार, इतना मैं बोल रहा हूँ कि इंप्लीमेंट करेंगे, क्या इंप्लीमेंट करेंगे हम उसको देखते हैं। तो इसमें बोला जा रहा है ये जो है एनहेंस करेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और जिसके अंतर्गत जो भी लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स है जो कि इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर है उसको बढ़ावा देने का काम करेगा। कितने 100 लो प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स को जो है बढ़ावा देने का काम करेगा, और जो भी एग्जिस्टिंग एग्रीकल्चर स्कीम्स है उसको भी इंटीग्रेट किया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है स्कीम के अंतर्गत। इसी के साथ बोला जा रहा है ये जो है क्रेडिट एक्सेस भी देने का काम करेगा जो फार्मर्स रहते हैं इनको, कि अपना जो भी फार्मर प्रैक्टिस है उसको मोनेटाइज कर पाए, ठीक है। क्या कर पाए, क्रेडिट एक्सेस भी दिया जाएगा, मतलब पैसे भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिसकी वजह से जो भी फार्मर है अपना मोनेटाइज कर पाए, जो भी उनका फार्मिंग है। मान लीजिए ट्रैक्टर खरीदना है, तो ट्रैक्टर अगर पुराना ट्रैक्टर है जितना फसल नहीं हुआ पा रहा तो अब नया ट्रैक्टर ले लेगा, या कुछ अगर यूरिया यूज़ करना हो या डैप यूज़ करना हो तो उस केस में वो सारी चीज़ें जो है कर पाएगा ये एक्सेस लेने के बाद, क्रेडिट एक्सेस लेने के बाद। और ये जो क्रेडिट एक्सेस दी जाएगी इसी स्कीम के अंतर्गत जो मैंने आपको अभी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं की फीचर्स की बात करें तो बोला जा रहा है कि ये जो है फार्म की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, और बोला जा रहा है कि बेटर टेक्निक जो है यूज़ की जाएगी। उसके बाद मैंने आपको ऑलरेडी बताई देगी रूरल जो है क्रेडिट एक्सेस दी जाएगी, और ये जो है मोस्टली जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं उनको दिया जाएगा, ठीक है। आप कमेंट सेक्शन में ये बताना कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स रहते हैं इनके पास कितनी जो है ज़मीन होनी चाहिए, ठीक है, किसको जो है कैटेगराइज किया जाता है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इसके बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा ही होगा स्टैटिक में। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है कि एडॉप्ट मॉडर्न फार्मिंग मेथड। तो इसमें वही चीज़ है कि जो फार्मिंग मेथड है उसको मॉडर्न यूज़ करने के लिए बोला है, मतलब जो भी चीज़ मैंने आपको ऊपर बताया वो इधर थोड़ा रिपीटेशन में है, लेकिन की फीचर्स जो है आपको ये 3 मिलने वाला है जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ एडिशनल इन्फो जो कि बोला जा रहा है 1.7 करोड़ फार्मर्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है, और ऐसे कुछ जैसे मैंने बताया कि 100 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो ऐसे टोटल बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उसमें से 1.7 करोड़ फार्मर्स को जो है आइडेंटिफाई किया गया है कि उनका जो फार्मिंग है वो लो प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग के लिए 100 है, बाद में इसको बढ़ाया भी जाएगा गवर्नमेंट के साथ। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्कीम में बढ़े तो ये आ रहा है किसान पहचान पात्रा। तो किसान पहचान पात्रा जैसे नाम से पता लग रहा है कि किसान का ये आईडी देने का काम करेगा, जिसके से किसान जो है बहुत खुश है, ठीक है। तो इमेज से आप देख सकते हो किसान खुश है क्योंकि इसके पास जो है फार्मर की आईडी है, इसको एक अलग सी आईडी कार्ड दिया जाएगी। जैसे कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहता है, जैसे कि कोई जॉब में जाता है तो उसको एक आईडी दी जाती है, तो वैसे जो भी फार्मर्स आएंगे उनको आईडी दी जाएगी, जिसकी वजह से फार्मर जो है बहुत खुश है। तो इसके ऊपर पढ़ें तो ये जो KPP है या तो किसान फार्मर आईडी है, इसको जो है रिसेंटली ये न्यूज़ में आया था, क्योंकि इसको जो है मैंडेट कर दिया गया है फॉर एनरोलिंग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम के अंतर्गत, जिसको PM किसान भी बोला जाता है, जिसके अंतर्गत आपको 6,000 आपको नहीं सॉरी फार्मर्स को जो है 6,000 रुपये करके मिलते हैं, और वो भी जो है
3 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है, मतलब 2,000 रुपये दिया जाता है 4 महीने में, फिर 2,000 रुपये 4 महीने में, फिर 2,000 रुपये 4 महीने में। तो जो भी फार्मर्स इस स्कीम के अंतर्गत आएंगे, जो भी नए बेनिफिशियरी अब स्कीम के अंतर्गत आएंगे, उनको जो है ऐसा कुछ कार्ड दिया जाएगा जिसको फार्मर आईडी बोला जा रहा है। अब ये फार्मर आईडी की बात करें, इसको नवंबर 2024 में लॉन्च किया गया था, और जैसे कि मैंने आपको बताया कि मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है इसको इंप्लीमेंट करने वाले हैं। और इसके इम्प्लीमेंटेशन बॉडी की बात करें तो इसके बारे में कुछ बताया नहीं है, इसके पास मिनिस्ट्री जो है आपको याद रखनी है। नहीं चलते, नेक्स्ट आ रहा है कि इसके जो ऑब्जेक्टिव क्या क्या रहने वाला है, कि एक तरह से ये यूनिक लिंक्ड आधार लिंक डिजिटल आइडेंटिफायर है और आइडेंटिफिकेशन है फॉर फार्मर्स, ठीक है। तो जो भी ये फार्म आईडी है उसमें जो आधार कार्ड है वो लिंक रहने वाला है, जिसके से जो भी फार्मर का डेटा है वो मतलब जल्दी से जल्दी जो है अपलोड हो पाए, ठीक है। जो भी आईडी है उसमें आधार लिंक रहेगा तो उसके से आईडी जो है जल्दी से जल्दी क्रिएट हो पाए, उसके से ये चीज़ की गई है। इसके बाद बोला जा रहा है कि ये जो स्टेट लैंड रिकॉर्ड है उसके बाद भी लिख रहेगा, मतलब फार्मर्स के साथ कितना लैंड है वो सब भी जो है उसी जो आईडी कार्ड है उसमें लिखा रहेगा। इसके साथ ही बोला जा रहा है कि अगर जो फार्मर्स हैं उनको अगर लोन चाहिए होगा, गवर्नमेंट की स्कीम्स के अंतर्गत कुछ अगर फ़ायदा मिल पा रहा है, या तो क्रॉप इंश्योरेंस चाहिए होगा, तो वो सब कुछ जो है वो फार्म आईडी से कर पाएंगे। बिकॉज पहले क्या रहता था कि फार्मर्स के पास जो है ना कुछ ऐसा कुछ रहता नहीं था कि दिखाने के लिए कि मेरा नाम ये है, तो उसके लिए आधार कार्ड ये सब यूज़ करना पड़ता था। तो उसमें प्रॉब्लम ये थी, उसको फिर अलग से एक और डॉक्यूमेंट लेके जाना पड़ता था, जैसे कि स्टेट का लैंड रिकॉर्ड कितना है ये लेके जाना पड़ता था। फिर उसके बाद उनको बाकी चीज़ें भी लेके जानी पड़ती थी, जैसे कि लोन के लिए जाना है तो कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी लेके जाने पड़ते थे। तो वो सब ना हो उसी के लिए जो है ये कार्ड लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत जितना ज़्यादा हो सकता है गवर्नमेंट ने ट्राई किया कि जो स्टेट का लैंड रिकॉर्ड है वो भी रहेगा इस कार्ड में ही, उसके साथ जो फार्मर की आइडेंटिटी है वो भी रहेगी इस कार्ड में ही। उसके साथ अगर मतलब एक साइड से मान सकते हो कि फार्मर्स को भी एक तरह से आइडेंटिटी देने के लिए जो है फार्मर आईडी लॉन्च किया गया है। अब फार्मर आईडी की बात करें तो ये टोटल 14 डिजिट का फार्मर आईडी है, ठीक है। तो ये की फीचर्स में आता है, कितने डिजिट का है, 14 डिजिट का है। पैन की बात करें तो पैन कितने डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है। आधार कितने डिजिट का होता है, 14 डिजिट का होता है, ठीक है। तो जैसे आधार 14 डिजिट का, वैसे जो है फार्मर आईडी भी जो 14 डिजिट का है, जिसके अंतर्गत इसके अंतर्गत डोमेस्टिक डिटेल रहने वाला है। उसके बाद फार्मर्स क्या क्रॉप कल्टीवेट करते हैं वो रहने वाला है। इसके बाद जो है लैंड ओनरशिप इन्फॉर्मेशन भी रहने वाला है, ठीक है। तो लैंड इन्फॉर्मेशन ओनरशिप रहने वाला है, इसका मतलब क्या कि फार्मर्स के पास कितना लैंड है, कहाँ क्या खेती करता है, वो सब कुछ जो है डिटेल ये 14 डिजिट यूनिक फार्मर आईडी में रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम को इंपॉर्टेंट उसको कवर करते चलते हैं। तो इसमें डेटा जो है कलेक्ट होने वाला है, डेटा विल बी यूज टू क्रिएट सेंट्रल फार्मर रजिस्ट्री। तो जो भी ये फार्मर का जो डेटा है ये सारे के सारे सेंट्रल फार्मर रजिस्ट्री पे जाएंगे, जो कि हेल्प करेंगे इंडिया को एज अ बेटर प्लानिंग एंड फार्मर सपोर्ट प्रोग्राम बनाने के लिए, ठीक है। बोला जा रहा है ये कुछ 11 करोड़ जो है फार्मर्स को टारगेट करता है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक। और ये इनिशिएटिव की बात करें तो ये पार्ट है एज अ डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के अंतर्गत, जिसमें टोटल जो है बजट जो है एलोकेशन की गई है वो 2817 करोड़ रुपीज़ की गई है। बजट बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए, तो ये बजट भी जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के ऊपर ही और 2 स्कीम्स है, इसको भी कवर करते हुए चलते हैं। तो पहला स्कीम है वो आ रहा है नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग। आपको पता होगा कि अब फार्मिंग में बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ होने लग गया है, अब आसपास देख लो हर जगह फार्मिंग में पेस्टिसाइड यूज़ होने लग गया है। तो अब ऑर्गेनिक फार्मिंग या तो नेचुरल फार्मिंग की तरफ हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, और गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है इसको। तो अब इनमें से देख सकते हो ये कुछ 2 फार्मर्स हैं जो कि फार्म कर रहे हैं, और ये जो फार्मिंग है ये नेचुरल फार्मिंग है, ठीक है। तो ये नेचुरल फार्मिंग है और ये 2 फार्मिंग जो है ये कर रहे हैं, ठीक है। तो किसके अंदर कर रहे हैं दोनों फार्मिंग, ये कर रहे हैं नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत कर रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़े तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी यूनियन कैबिनेट की बात करें तो इन्होंने 25 नवंबर 2024 में जो है एक बजट एलोकेशन की गई थी 2481 करोड़ रुपीज़ की, जिसके अंतर्गत बोला गया था कि ये जो 15 फाइनेंस साइकिल है उसको कवर करता है, 15 फाइनेंस साइकिल को कवर करता है 2025-26 का। तो मैंने ऑलरेडी इसके बारे में तो डेट तो बताई दी कि नवंबर 25 2024 को लॉन्च किया था। और कौन से मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, और इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी के ऊपर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आपको सिर्फ मिनिस्ट्री ही इसमें नाम याद रखना है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, अब नेचुरल फार्मिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, हम पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे। पेस्टिसाइड यूज नहीं करेंगे तो क्या होगा कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग होगा। तो यही जो है ऑब्जेक्टिव है कि केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग हो, जिसकी वजह से जो खाना है, जो भी हमें पौष्टिक खाना हमें मिल पाए, और हम जो भी खाते हैं वो हम केमिकल कंज्यूम ना करें। तो उसी के लिए जो है इनिशिएटिव लिया गया है। अब की फीचर की बात करें तो ये जो है स्टैंड अलोन सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है। एक चीज़ याद रखना नाम,
सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। इसका मतलब क्या, इसमें सेंटर भी कुछ ना कुछ पैसा डालेगा और कुछ ना कुछ पैसा जो है कौन डालेगा, स्टेट गवर्नमेंट में डालेगा। अब सेंटर की बात करें तो सेंटर मोस्टली मैं एक वर्ड यूज कर रहा हूँ, इसमें 60% डालता है और स्टेट गवर्नमेंट जो है 40% डालती है। और कुछ स्टेट्स जैसे कि हिली एरिया हो गया या नॉर्थ ईस्ट का रीजन हो गया, वहाँ पे सेंटर जो है 90% पे करती है और बाकी स्टेट जो है 10% पे करती है। तो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम अगर बोला गया तो इसका मतलब सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर जो है स्कीम में पैसा लगाने वाली है। और सेंटर सेक्टर स्कीम बोला जाता है, उस केस में सेंटर जो है 100% पैसा लगाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देंगे, ये वाला जो स्कीम है इसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों के दोनों पार्ट लेने वाले हैं। और दूसरा जो है आपको की फीचर मिलने वाला है, तो बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर भी बनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत जो गोबर गैस ये सब जो है बनाया जाएगा, कुछ 10,000 ऐसा कुछ कहना है। इसके बाद ये बोलना है कि इस स्कीम के अंतर्गत की फीचर एक और है, वो है 18.75 लाख फार्मर्स को जो है नेचुरल फार्मिंग की टेक्निक सिखाई जाएगी। अब जो पेस्चर्स फार्मिंग थी, ठीक है, तो पेस्चर्स फार्मिंग जो थी वो अब सारे फार्मर्स को आ गया, क्योंकि सालों से जो है फार्मर्स यही करते हुए आ रहे हैं, ठीक है, पेस्टिसाइड यूज़ करके ही फार्मिंग कर रहे हैं। बट अब नेचुरल फार्मिंग या ऑर्गेनिक फार्मिंग की बात करें, ये एक तरह का नया टेक्निक है, तो इसको सीखने की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी के लिए जो है गवर्नमेंट कुछ ट्रेनिंग भी देने वाली है 18.75 लाख फार्मर्स को, ठीक है। तो ये एक तरह से ट्रेनिंग भी देने के काम करेगी। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि एग्जाम के पॉइंट हो सकता है, उसको भी कवर करते हुए चलते हैं। तो इसके अंदर बोला जा रहा है कुछ 15,000 क्लस्टर्स बनाए जाएंगे, ठीक है। तो 15,000 छोटे छोटे क्लस्टर्स बनाए जाएंगे ग्राम पंचायत पे, और ये 2 साल के अंदर ही किया जाएगा। गवर्नमेंट ने 2 दिन में अगर 15,000 क्लस्टर बना दिए, क्या बड़ी बात हो जाएगी ना। लेकिन 2 दिन में नहीं, बल्कि 2 साल में जो है एक तरह से 15,000 क्लस्टर बनाया जाएगा। और बोला जा रहा है कि 1 करोड़ जो है फार्मर्स को जो है रीच करने वाले हैं, और बोला जा रहा है कि कुछ 7.5 लाख हेक्टर्स जो है कवर रहने वाला है नेचुरल फार्मिंग के तौर पे, ठीक है। बाकी ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन वापस से रिपीट हो गया, ठीक है, उसका टेंशन मत लो, रिपीट हो गया, इसका नाम आपका रिविजन हो गया। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अगर स्कीम के ऊपर बढ़े तो ये आ रहा है प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षा अभियान, जिसको पीएम आशा भी बोला जाता है। अब ये देख सकते हो कि एक फार्मर है, ठीक है, तो फार्मर के पास क्या है, फार्मर के पास कुछ पैसे हैं और कुछ मान सकते हो कि कुछ फ्रूट्स हैं, ठीक है। तो फ्रूट्स ऐसे करके हैं, और इसी में से आपको क्या समझ आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कुछ समझ आ रहा है। ये एक तरह से स्कीम है जिसके अंतर्गत जो फार्मर्स है उनको जो है पैसे प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है, मतलब फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा। तो इसके बारे में डिटेल में पढ़े तो जो पीएम आशा है, यह भी न्यूज़ में था, क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है एक्सटेंड कर दिया स्कीम 2025-26 तक, ठीक है, 2025-26 तक एक्सटेंड कर दिया स्कीम। और बात करें तो इसको जो है इनिशियली जो है लॉन्च किया गया था 12 सितंबर 2018 में। कब लॉन्च किया गया था, 12 सितंबर 2018 में। इसकी मिनिस्ट्री कौन है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो है इसकी मिनिस्ट्री है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इंटरनेट पे। अब इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये एक तरह से जो भी इनकम सिक्योरिटी है वो फार्मर को देने का काम करता है, जो कि अनकरेज करता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए क्वालिटी इनपुट पे, ठीक है, क्वालिटी इनपुट मतलब जो खाद वाद है वो क्वालिटी लिया जाए, और स्टेबलाइज करता है एग्रीकल्चर मार्केट को। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव रहने वाला है। अब एक की फीचर्स क्या क्या है वो कवर करते हैं, ठीक है, तो कैसे कैसे इनको सपोर्ट दिया जाएगा उसको हम कवर करते हैं। पहला तो इनको प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंतर्गत जो गवर्नमेंट है वो प्रोक्योरमेंट करती है पल्सेस, ऑयल सीड और कोपरा, ठीक है। तो ये जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत जो है प्रोक्योरमेंट किया जाता है, ठीक है, एमएसपी मतलब मिनिमम सपोर्ट प्राइस के अंतर्गत ये की जाती है। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है कि प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम के अंतर्गत ये जो है कॉम्पनसेट करेगा फार्मर्स को व्हेन द मार्केट प्राइस फॉल बिलो एमएसपी। अगर मान लीजिए कि जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उससे भी अगर कम चला गया पैसा, तो उस केस में जो भी पैसा है वो फार्मर्स को जो है गवर्नमेंट देने का काम करेगा अंडर दिस स्कीम, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। मार्केट इंटरवेंशन स्कीम के अंतर्गत ये प्रोटेक्शन करता है अगेंस्ट डिस्चार्ज सेल ड्यूरिंग द सरप्लस प्रोडक्शन। अब मान लीजिए कोई फार्मर्स है, उनके पास गोभी उगा रहे हैं, ठीक है, गोभी नहीं कद्दू लेते हैं, कद्दू में बहुत मज़ा आता है। तो मान लेते हैं बहुत सारे कद्दू उगा दिए, ठीक है, कद्दू उगा दिए, लेकिन अब हर कोई कद्दू उगा रहा है, फार्मर ए कद्दू उगा रहा है, फार्मर बी कद्दू उगा रहा है, ठीक है। तो ये कद्दू इतना ज़्यादा मार्केट में होने की वजह से जो सप्लाई है वो तो बढ़ गई है, लेकिन जो डिमांड है वो कम हो गई है। तो ये सरप्लस प्रोडक्शन होने की वजह से जो है फार्मर ए को या फार्मर बी को जो है लॉस हो सकता है। तो लॉस से बचने के लिए जो है मार्केट इंटरवेंशन स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है, जो कि प्रोटेक्ट करेगा कि फार्मर्स का अगर कोई भी ऐसा कुछ हुआ तो वो जो है गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट कर लेगी या गवर्नमेंट जो है उसका पैसा देगी। नहीं चलते, नेक्स्ट आ रहा है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। अब प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड के अंतर्गत मेंटेन करने का काम करता है बफर स्टॉक फॉर एसेंशियल कम्युनिटीज़ को, जैसे कि पल्सेस हो गया या ऑनियंस हो गए, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आपने देखा होगा कि ऑनियन जो है कभी
सोने के दाम में बिकना चालू हो जाता है। इसका मतलब क्या, कभी कभी ऑनियन जो है 100 रुपये से भी ज़्यादा हो जाता है। तो ऐसा कुछ ना हो तो उसी के लिए जो है गवर्नमेंट क्या करती है, जब ऑफ ऑन सीजन रहता है, जब ऑनियन सबसे ज़्यादा उगते हैं, तो उस केस में गवर्नमेंट जो है अपने वेयर हाउस में जो है ऑनियन को रख लेती है। ठीक है, ऑनियन को रख लिया और जैसे ही प्राइस बढ़ने लग गया ऑनियन का, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि ऑफ सीजन में जब ऑनियन नहीं उगता उस केस में क्या होता है कि प्राइसेस बढ़ जाते हैं ऑनियन के। तो उस केस में डिमांड तो उतनी रहती है लेकिन सप्लाई कम हो जाती है। तो गवर्नमेंट जो कि प्रोक्योरमेंट करके रखा गया है अंडर दी प्राइस, जो भी प्रोक्योरमेंट करके रखा गया अपने वेयर हाउस में, उसको जो है वापस से मार्केट में उतारती है और प्राइस जो है उस ऑनियन का कम किया जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को बोला जाता है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड। ठीक है, तो ये पल्सेस और ऑनियन क्लियर करने के लिए ये रहने वाला है इसका की फीचर इस स्कीम के अंतर्गत। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है वो आ रहा है पायलट ऑफ प्राइवेट प्रोक्योरमेंट एंड स्टॉक लिस्ट स्कीम। इसके अंतर्गत ये एक तरह से एक्सपेरिमेंटल स्कीम है फॉर प्राइवेट पार्टिसिपेशन इन ऑयल सीड प्रोक्योरमेंट। मतलब ऑयल सीड अगर प्रोक्योरमेंट करना हो तो वो पीपीएस के अंतर्गत कर सकते हैं। अब पीएम आशा के बारे में बात करें तो ये टोटल 35,000 करोड़ रुपए जो है देने वाला है टू स्ट्रेंथन द प्राइस सपोर्ट करने के लिए। उसके साथ ही जो है प्रोटेक्ट करेगा कि जो भी फार्मर्स हैं इनका अगर प्राइस फ्लक्चुएशन हो उसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, तो इसमें आपको बताया कि फार्मर जो था बहुत ज़्यादा खुश था, ऊपर हमने देखा ना फार्मर बहुत ज़्यादा खुश था। क्यों खुश था, आप देख सकते हो इसकी स्माइल कितनी अच्छी है, फार्मर की कितनी अच्छी स्माइल है। ये स्माइल होने का कारण क्या है कि इन फार्मर का जो भी सामान है वो जो है सेफ़ है, उनका जो भी प्रोडक्शन किया उन्होंने वो सेफ़ है। और किसके अंदर सेफ़ है, पीएम आशा के अंतर्गत सेफ़ है। तो यार तो हमने पढ़ लिया मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के जो भी स्कीम्स थे उसको कवर कर लिया। अब नेक्स्ट स्कीम्स में चलते हैं, वो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो इनसे जो है 2 स्कीम्स आ रही है। एक तो नक्शा है। अब नक्शा स्कीम तो यार आपने करंट अफेयर में ज़रूर पढ़ा होगा। तो नक्शा का फुल फॉर्म जो है एग्जाम के लिए वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको कवर करते पहले। क्या है नक्शा का फुल फॉर्म, नेशनल जियो स्पेक्ट्रिकल नॉलेज बेस्ड ऑन लैंड सर्वे ऑफ अर्बन हैबिटेशन। ठीक है, तो जो नाम है वही काम बताता है। जैसे आपको पता लग रहा होगा कि एक तरह से हम जियो कोड यूज़ करने वाले हैं, लैंड सर्वे करने वाले हैं, और जो अर्बन जो सिटीज़ है उनके लिए किया जाएगा। ठीक है, तो जैसा नाम वैसा काम। ऐसा नहीं है कि किसी बंदे का नाम सुंदर है और वो सुंदर ना हो। ठीक है, तो वैसा नहीं होता स्कीम्स में। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान देनी है कि स्कीम्स में जो है नक्सल स्कीम के अंदर जो भी उसका फुल फॉर्म है, अगर आपको ये याद हो तो आपको आधा से ज़्यादा जो है एम पता लग गया होगा इसका। ठीक है, तो ये इमेज के थ्रू भी आप समझ सकते हो कि ये 2 बंदे हैं। ठीक है, ये 2 बंदे हैं, एक मान लेते हैं एक सोनू है एक मोनू है। तो दोनों के दोनों बंदे जो है ना क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। अर्बन सिटी है तो अर्बन सिटी को जो है मैप करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे। तो ये मैप करने की कोशिश कर रहे हैं अंडर नक्शा के अंतर्गत। अब ये नक्शा न्यूज़ में क्यों है, अब नक्शा की बात करें तो इसको 2025 में अभी रिसेंटली जब बजट चल रहा था तभी इसके बारे में बताया था। और इसकी लॉन्च डेट, एग्जैक्ट लॉन्च डेट की बात करूँ तो मैं आपको 18 फरवरी 2025 मिलने वाली है। जैसे मिनिस्ट्री की बात की तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है, और इसके साथ डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्स भी जो इम्प्लीमेंट करेगी। और नक्शा स्कीम की बात करें तो ये पार्ट है डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम के। और इसकी जो है ऑब्जेक्टिव जो है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब कोई ये नहीं बोलेगा मेरे को कि ये प्रोग्राम समझा दो ये क्या है लैंड रिकॉर्ड प्रोग्राम, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, ये बहुत मुश्किल है कि आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसको आप स्किप करोगे तब भी कोई इशू नहीं होती। ठीक है, कोई फालतू की हम चीज़ें इधर पढ़ेंगे नहीं, फालतू की चीज़ें पढ़े कोई मतलब नहीं बनता। हमें एग्जाम के लिए रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है, फालतू कंटेंट नहीं पढ़ना। फालतू कंटेंट पढ़ने के लिए आपके पास बहुत जगह बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत जगह हैं, तो मुझे मज़ा भी नहीं आता और मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ। ठीक है, फालतू से कवर नहीं करते हैं, जो मेन चीज़ें उसको कवर करते हुए चलते हैं। और ऑब्जेक्टिव बात करें तो ये जो है एक्यूरेट डिजिटल मैप्स जो है देता है। मैं किसी टीचर्स को नहीं बता रहा कि ख़राब है टीचर या अच्छे हैं, बस मैं बता रहा हूँ कि जो एक्यूरेट चीज़ें वो पढ़ना ज़रूरी है एग्जाम के लिए, क्योंकि कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि हर एक बंदा जो है 300 पेज का जो है करंट अफेयर्स पढ़ पाए। तो मेरा ये रहता है कि जो नहीं पढ़ सकता मैं उनके लिए जो है कंटेंट जो है प्रोवाइड कर पाऊँ। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो है कंटेंट आपको पॉइंट टू पॉइंट कंटेंट मिलता होगा, कोई ऐसे फालतू का बकवास नहीं मिलता होगा। तो छोड़ो यार, पढ़ते हैं यार, कुछ ज़्यादा ही फिर आउट ऑफ टॉपिक हो जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये जो है एक्यूरेट डिजिटल मैप देने का काम करता है फॉर अर्बन एरिया। मतलब जो भी अर्बन एरिया है उसको डिजिटल मैप करने का काम करे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि नक्शा जो है ना अभी के टाइम पे सिर्फ अर्बन एरिया के लिए ही चल रहा है। ठीक है, नक्शा कहाँ चल रहा है, सिर्फ अर्बन एरिया के लिए ही चल रहा है, ना कि रूरल एरिया के लिए। ठीक है, और ये नक्शा के बारे में बात करें तो ये जो स्ट्रीमलाइन करेगा गवर्नमेंट लैंड गवर्नेंस, उसके जो इंप्रूव करेगा प्रॉपर्टी ओनरशिप रिकॉर्ड को। ठीक है, तो किसी का प्रॉपर्टी अगर ए का प्रॉपर्टी सामने बी का प्रॉपर्टी कोलैब कर रहा हो तो वो सब कुछ जो पता लग जाएगी ए का कौन सी प्रॉपर्टी है बी का कौन सी प्रॉपर्टी है, ये अंदर नक्शा के अंदर पता लगेगा। अब इसके अंदर बोला जा रहा है कि टोटल 152 ऐसे लोकल बॉडीज़ रहने वाले हैं जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, और टोटल 26 स्टेट्स में इसको किया जाएंगे। ठीक है, और इसमें जो भी सिटीज़ हैं उनको सेलेक्ट किया गया जिनका भी लेस देन
35 स्क्वायर किलोमीटर है उनको, और पॉपुलेशन जो है 2 लाख से कम है, उनको जो है इसके अंतर्गत रखा गया है। ये जो है पूरा 100% जो है सेंट्रल फंडेड है, ठीक है। तो ये सेंटर सेक्टर स्कीम है जिसमें सेंटर जो है पूरा का पूरा पैसा लगाने वाला है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्कीम के बारे में पढ़े तो ये नई चिंता 3.0 पहल बदलाव की, ये आप देख सकते हो इमेज के थ्रू चीज़ें कि ये क्या कर रहा है, ये वुमेन है जो कि अपना जो हक है उसके लिए लड़ रही है, मतलब जेंडर बेस्ड वायलेंस के लिए ये लड़ रही है, ठीक है। तो ये इमेज से आपको समझ आ गया होगा, और ये स्कीम भी इसी के बेस्ड है। तो इसके बारे में पढ़े तो इस स्कीम को जो है अभी 3.0 लॉन्च किया है, जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। और इसको जो है इनिशियली 25 नवंबर 2024 को जो है लॉन्च किया गया था, और इस ये जो है एज अ कैंपेन जो है 1 महीने के लिए लॉन्च किया गया था, 25 नवंबर से लेकर 23 दिसंबर 2024 तक, ठीक है। तो इसको जो है इम्प्लीमेंट किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, और इसकी बात करें तो डिपार्टमेंट की जो कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है वो दीनदयाल अयोध्या योजना के अंतर्गत मिलने वाला है, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ठीक है। तो ये जो है इसको इम्प्लीमेंट करने वाली है, ये जो है अवेयरनेस कैंपेन फैलाएगी। उसके बाद ये जो अनकरेज करेगी कि ग्रास रूट एक्शन ना हो अगेंस्ट जो जेंडर बेस्ड वायलेशन रहता है उसको, ठीक है। तो जड़ तक पहुंच सके किस वजह से जो है ये जेंडर बेस्ड वायलेशन हो रही है, उसी के लिए जो है स्कीम यह कैंपेन जो है लॉन्च किया गया है। अब इसके की फीचर्स कुछ जो मैंने आपको ऊपर पढ़ाया है, ग्रास रूट ग्रास रूट वही सब कुछ रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से पढ़ सकते हो, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, मैं आपको इधर कवर करवाऊंगा नहीं। तब भी आप देख सकते हो ग्रास रूट एक्शन लिया जाएगा कि जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस ना हो, उसके बाद जो वुमेन है उनको एम्पावर किया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है। अब कुछ की फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अब ये हमने एडिशनल इन्फो के बारे में बात करते हैं। हम ये हमने थर्ड एडिशन की बात की, तो जो फर्स्ट एडिशन जब आया था तो उस केस में बोला जा रहा था कि 3.5 करोड़ को जो है नेशनल वाइड जो है कवर करेगा। अब सेकंड एडिशन की बात करें तो ये 5.5 करोड़ जो पार्टिसिपेंट है उनको कवर करेगा, और अब जो है थर्ड एडिशन के ऊपर कितना कवर करेगा वो इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपको थर्ड एडिशन के ऊपर अब अभी के लिए तो नहीं है, लेकिन बाद तक जो है वो आ जाएगा, तब अब हम उसको अपडेट कर देंगे। बट अभी एग्जाम के लिए आपको इतना रखना है कि थर्ड एडिशन जो है लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से न्यूज़ आ रहा है पीएम ई विद्या। अब पीएम ई विद्या नाम से पता लग रहा है कि आपको जो है विद्या मतलब जो भी पढ़ाई है वो आपको इंटरनेट के थ्रू करवाई जाएगी, जिसके से इसको पीएम ई विद्या बोला जा रहा है। तो इसकी मिनिस्ट्री कौन सी होगी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन होगी, ये तो आपको पता लग भी गया और मैंने बता भी दिया होगा, ठीक है। अभी ये न्यूज़ में क्यों था, ये न्यूज़ में होने का सबसे बड़ा कारण है कि पीएम ई विद्या जो है एज अ DTH चैनल नंबर 31 के अंतर्गत आना चालू हो गया है, और इसके अंतर्गत जो इंडियन साइन लैंग्वेज है वो स्टूडेंट को सिखाया जाएगा, ठीक है। इंडियन साइन लैंग्वेज जो है सिखाया जाएगा स्टूडेंट को जो सुन नहीं सकते उनको, ठीक है, जो सुन नहीं सकते उनके लिए जो है ये चैनल नंबर 31 खोला गया है अंडर दी पीएम ई विद्या। तो इसलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट बन जाता है इस स्कीम के बारे में पूरा पूरा कवर करने का, ठीक है। तो एग्जाम के बारे में बात करें तो लॉन्च किया गया था 2020 मई में, और इसको जो है अंडर दी आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत लॉन्च किया गया था। इसकी मिनिस्ट्री जो है वो आपको मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिलेगी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने पार्टनर किया था एनसीईआरटी के साथ, और उसके बाद जो है सीबीएसई के साथ पार्टनर किया था। इसकी जो ऑब्जेक्टिव क्या मिलने वाली है, ये एक तरह से प्रोवाइड करता है इंक्लूसिव एक्सेसिबिलिटी एंड हाई क्वालिटी डिजिटल एजुकेशन, और ये जो है स्टूडेंट को जो है इंडिया में जो है सबको दी जाए, उसके इसलिए जो है इसकी ऑब्जेक्टिव मिलने वाली है। इसके कुछ की फीचर्स हैं जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम एक एक करके थोड़ा थोड़ा कवर कर लेते हैं ऊपर ऊपर से, ठीक है। ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं, थोड़ा थोड़ा जो है ऊपर ऊपर से कवर करते हुए चलते हैं। पहला है दीक्षा। दीक्षा के अंतर्गत एक तरह से डिजिटल रेपोजिटरी है, जिसके अंतर्गत आपको जो भी टेक्स्ट बुक है या जो भी रिसोर्सेज है वो डिजिटल फॉर्म में मिल जाता है। जैसे एनसीईआरटी की बात करें तो जब मैं बचपन में था ना, तो बचपन में तो चलो मोबाइल ही नहीं था उस टाइम, तो अच्छे से मोबाइल भी डेवलप नहीं हुआ था, इवन कंप्यूटर भी इतने अच्छे नहीं थे। लेकिन अब जो है अगर आपको एनसीईआरटी का पीडीएफ चाहिए तो आपको एक एनसीईआरटी का जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे डिजिटल फॉर्म में मिल जाता है, ठीक है, पूरा पूरा पीडीएफ। पहले क्या होता था कि पहले बुक खरीदो कहीं से, कोई बुक अवेलेबल नहीं है तो किसी दोस्त से लेके आओ पढ़ने के लिए, तो वो सारी चीज़ें रहती थी। लेकिन अब पीडीएफ अवेलेबल है तो जो भी बंदा पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकता है, जो भी बच्चा जो पीडीएफ के थ्रू पढ़ सकता है वो पढ़ सकता है अंडर दिशा के अंतर्गत, ठीक है। तो दिशा के अंतर्गत ये सारी चीज़ें की गई है। नेक्स्ट जो है वो की गई है श्याम जो है एक तरह से फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो है प्रोवाइड की गई है स्कूल टू यूनिवर्सिटी लेवल पे, ठीक है। तो मान सकते हो गवर्नमेंट की तरफ से ये एक इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत फ्री ऑनलाइन कोर्सेज जो है देने का काम कर रही है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है पीएम ई विद्या। पीएम ई विद्या तो इसके ऊपर तो न्यूज़ आया था कि टोटल 200 जो है ऐसे चैनल खोले गए हैं जिसके अंतर्गत क्लास 1 से लेकर 12 तक जो भी बच्चे हैं वो अपना
चीज़ें पढ़ सकता है, ना कि सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में, बल्कि मल्टीपल लैंग्वेज में पढ़ सकता है, जो भी उनका लैंग्वेज रहेगा। अगर कोई उड़िया से उड़िया पढ़े, जो बंगाल से बंगाली पढ़े, तो वैसा कुछ एक तरह से DTH चैनल निकाला। और आपको जो अभी मैं आपको न्यूज़ पढ़ा रहा हूँ, ये इसी कारण वजह से पढ़ा रहा हूँ कि अभी जो है 31 नंबर का चैनल लॉन्च किया गया है, और ये इंडियन हैंडसाइन के लिए लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है एक तरह से शिक्षा वाणी, जो कि एक तरह से रेडियो इवेंट है, या तो मैं बोलूँ कि आपको जो भी एजुकेशन है वो रेडियो के थ्रू दिया जाता है, तो उसी के लिए जो है शिक्षा वाणी भी लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है डिजिटल एसेसिबिलिटी इंफॉर्मेशन सिस्टम, जो कि एक तरह से ई कंटेंट देने का काम करता है, जो भी जो हेयरली इम्पैक्ट चिल्ड्रन या वर्चुअली इम्पैक्ट चिल्ड्रन है इनके लिए, ठीक है। तो ये वाला जो है ना, ये वाला को थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सबसे। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से ही जो स्कीम आ रहा है इसके ऊपर। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, इसको भी आपने डेफिनेटली करंट अफेयर्स में पढ़ा ही होगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के ऊपर। तो वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन इतना पॉइंट क्यों है कि इसको जो है अप्रूव किया था नवंबर 2025 में, 2024 के, और स्कीम जो है ऑपरेशन हुआ था 1 जनवरी 2025 के, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़े तो 25 नवंबर 2024 में इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, और इसको जो इम्प्लीमेंट करने का काम था वो इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर का था, और ये जो है यूजीसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के अंतर्गत ये इंटर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत ये आता है, यूनिवर्सिटी सेंटर के अंतर्गत आता है। अब इसका ऑब्जेक्टिव पढ़े तो क्या मिलेगा आपको, ये जो है एक तरह से रिसर्च जो पेपर रहते हैं, रिसर्च आर्टिकल्स होते हैं, पब्लिकेशंस होते हैं, वो सब कुछ जो है आपको एक ही जगह पे मिल जाए, उसके से इसको वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये रिसर्च पेपर बहुत महंगे आते हैं, ठीक है, कोई बाहर का कोई किसने रिसर्च करके रखा हो, तो वो रिसर्च पेपर बहुत महंगे आते हैं, तो वो चीज़ जो है अफोर्डेबल जो है हो पाए, उसके से गवर्नमेंट ने ये स्कीम लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करें तो ये हेल्पफुल करेगा, अगर कोई बंदा रिसर्च कर रहा हो, उसको PhD वाला स्टूडेंट हो, तो उसको जो है फ्री में जो है ये वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन के अंतर्गत मिल जाएगा। और फ्री में तो नहीं, आप कुछ ना कुछ पैसा लेगी गवर्नमेंट, और कुछ कुछ आर्टिकल्स में और कुछ कुछ आर्टिकल्स फ्री भी होंगे। उसके बाद जो फैकल्टी है उनको भी अगर एक्सेस करना है वो भी कर सकते हैं, उसका जो रिसर्चर है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली जो है मोस्टली रिसर्चर R&D ये सब के लिए इसको किया गया है लॉन्च। अब इसके बारे में बात करें तो ये अलाइंड है NEP नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अंतर्गत, जो कि प्रमोट करता है रिसर्च एंड क्वालिटी एजुकेशन, ठीक है। तो रिसर्च और क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो NEP है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत इसको किया गया है। नेक्स्ट इसके जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में पढ़े तो टोटल बोला जा रहा है कि 6300 प्लस जो है गवर्नमेंट जो भी हायर एजुकेशन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है उसको कवर करते हुए चलेगा, और टोटल 1.8 स्टूडेंट फैकल्टी मेंबर और रिसर्चर को हेल्प करेगा, जो कि टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ से आते हैं, ठीक है। तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बट एग्जाम के लिए नहीं पूछा जाता इतना आपको एग्जैक्ट डेटा, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी है वो आप छोड़ सकते हो। ये आई थिंक ओके वो की फीचर्स था, ठीक है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप जाके आ रहा है, थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो इसमें बोला जा रहा है कि जो मॉनिटरिंग और रिव्यू करने वाली है वो ANRF जो है करेगी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है, ये जो है periodically जो है इस जो भी प्लेटफॉर्म होने वाला है इसको रिव्यू करने का काम करेगी, कैसा जो इसका यूजेस हो रहा है, कि सब मेटल मिल रहे हैं कि नहीं, वो सब करने का इसी का काम होगा, ठीक है। नेक्स्ट पढ़े जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से जो स्कीम्स आ रहे हैं वो पढ़ते हैं। तो ये है PM विद्या स्कीम। अब PM विद्या स्कीम के अंतर्गत क्या कर रहे हैं, जैसे आपको पता लग रहा होगा, ये कोई मिनिस्टर है, ये मिनिस्टर जो है, ये जो लड़की है इसको जो है एज अ स्कॉलरशिप सौंपी जा रही है, ठीक है। तो देख सकते हो ये जो है PM विद्या लक्ष्मी स्कीम के अंतर्गत लड़कियों को जो है स्कीम नहीं सॉरी स्कॉलरशिप जो है सौंपी जा रही है बाय द गवर्नमेंट। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है इसके ऊपर यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दी गई है, और इसकी लॉन्च डेट की बारे में बात करें तो इसकी लॉन्च डेट आपको 6 नवंबर 2024 मिलने वाली है, और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने तो मैं आपको बता ही दिया। इसको इम्प्लीमेंट करेगी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। इसके ऑब्जेक्टिव यही है कि जो गर्ल्स हैं, जो भी टॉपर्स गर्ल्स हैं, उनको जो है फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, उसके लिए जो है ये एक तरह से स्कॉलरशिप स्कीम जो है लॉन्च किया गया है, ठीक है। और की फीचर्स की बात करें तो ये एक तरह से कोलेट्रल फ्री गारंटी फ्री लोन रहने वाला है फ्रॉम द बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जिसके अंतर्गत ये कुछ इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिल सकता है CBDC वॉलेट के थ्रू या तो E-वाउचर के थ्रू। इसके अंतर्गत बोला जा रहा है कि जो भी ट्यूशन फ़ी है ये पूरा का पूरा कवर रहने वाला है, और कुछ भी अगर कोर्स रिलेटेड एक्सपेंस है तो वही कवर रहेगा। लोन की बात करें तो लोन जो है इसमें 7.5 लाख जो है लोन मिलने वाला है, और कुछ 75% जो है एज अ क्रेडिट गारंटी भी मिलेगी बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। अब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन कि किस किस को जो है ये अवेल हो सकता है, किस किस को जो है कितना इंटरेस्ट सबवेंशन मिल सकता है। तो इनकम की बात करें तो ये जो भी 8 लाख के अगर कम कोई भी फैमिली इनकम हो गर्ल चाइल्ड का, तो उसको जो है 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगा, जो भी उन्होंने 10 लाख रुपए तक लोन लिया होगा। और अब सबवेंशन का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कोई
इंटरेस्ट 7% का है, ठीक है। तो 7% का है, तो उसमें जो है 3% जो है इंटरेस्ट सबवेंशन दी जाएगी, मतलब कि टोटल 4% में जो है उसको भेजा जाएगा, ठीक है। और अगर बात करते हैं किसी फैमिली मेम्बर की, अगर 4.5 लाख की इनकम हो, तो उस केस में उनका जो भी इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा माफ़ किया जाएगा, ठीक है। तो जो भी इंटरेस्ट है उसको माफ़ किया जाएगा। टोटल 2 लाख स्टूडेंट्स को जो है इसके अंतर्गत रखा जाएगा, मतलब 22 लाख स्टूडेंट्स को जो है इसके अंदर कवर किया जाएगा, ठीक है। तो ये क्या इंपॉर्टेंट है कि जो 8 लाख की किसी की फैमिली की इनकम है तो उसको जो है 3% की सबवेंशन दी जाएगी, और अगर 4.5 लाख से कम हो तो उस केस में उनको फुल सबवेंशन दी जाएगी, ठीक है। क्या है ये नेक्स्ट स्कीम जो है वो है सुकुरा प्रोग्राम 2024 का, जिसके अंदर अब ऐसा नाम में ही थोड़ा अजीब नहीं लग रहा है, सुकुरा थोड़ा चाइनीज़ या जापानीज टाइप का नाम लग रहा है ना। हाँ डेफिनेटली ये जापानीज़ का ही नाम है। अब अगर आप एनीम देखते हो या तो कार्टून देखते हो तो आपने ऐसे घर देखे होंगे, ठीक है। डोरेमोन वोरेमोन तो बच्चों ने देखा ही होगा। ये टावर छोड़ दो यार, टावर को छोड़ दो तो इमेज ख़राब बन गया। ये आपने घर देखे होंगे ऐसे, तो ये ऐसे घर कहाँ मिलते हैं? तो ऐसे घर जो है जापान में मिलते हैं। तो ये जापान का ही एक प्रोग्राम है 2024 का, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो है लॉन्च किया है, जिसके अंतर्गत बोला जा रहा है कुछ इंडिया, जैसे आप देख सकते हो कि बच्चे जो हैं इंडिया के हैं, ठीक है। ये बच्चे आप देख सकते हो गवर्नमेंट स्कूल के कपड़े पहने हैं और ये जो है जापान में गए हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि इंडिया जो है सेंड करने वाला है 20 स्कूल स्टूडेंट को और 2 सुपरवाइज़र को जापान में, ठीक है। और ये भेजा जाएगा सुकुरा प्रोग्राम के अंतर्गत, सुकुरा 2024 प्रोग्राम के अंतर्गत भेजा जाएगा, ठीक है। तो ये तो होगी जो न्यूज़ था, ये न्यूज़ में क्यों आया है वो, उसका इसका लॉन्च डेट तो अभी एग्जैक्ट पता नहीं है, न्यूज़ में भी सही से दिया नहीं है, तो इसलिए मैंने इस पर रखा भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसको हैंडल करने वाली है, और डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन जो है आपको मिलने वाली है, जो कि इसको इम्प्लीमेंट करेगी, ठीक है। नेक्स्ट चले तो ये जो है प्रोवाइड करने वाला है स्टूडेंट को कि वो जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं जापान के जो एडवांटेज है उसको, और जापान में जाके क्या सीखेंगे ये लोग, साइंस टेक और जापान का कल्चर सीखने का काम करेंगे। ये क्यों किया गया है, इसके की फीचर्स क्या क्या हैं, इसको पढ़ते हैं इस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो इंटरनेशनल एक्सचेंज रहने वाला, जिसके अंतर्गत जो भी शॉर्ट टर्म विजिट रहता है स्टूडेंट्स का जापान में, उसको जो है करने का काम करेंगे कि जो यूथ है वो साइंस एंड टेक जो है जापान में जाकर सीख पाए। तो इसकी वजह से जो डाइवर्स पार्टिसिपेशन होंगी, जिसकी वजह से स्टूडेंट जो है ओपन रहेंगे, स्टूडेंट ओपन टू स्टूडेंट, रिसर्चर और प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है। तो इस प्रोग्राम के अंतर्गत ना ही ये स्टूडेंट के लिए है, ना ही सिर्फ स्टूडेंट के लिए, इसके साथ जो रिसर्चर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो भी जो है इसके अंतर्गत आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं स्ट्रक्चराइज प्रोग्राम होने वाला, ठीक है। स्ट्रक्चर वाइज जो है प्रोग्राम होने वाला है, जो कि जापान के जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो जो है इसको होस्ट करने वाले हैं। एजुकेशन एक्सपेंस की बात करें, एजुकेशन एक्सप्लोरेशन की बात करें, तो इनको कुछ वर्कशॉप ये सब कुछ किए जाएंगे, जो कि इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम के लिए, इसको आप छोड़ भी सकते हो। इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया जो है पहले जो है 2016 में ज्वाइन हुई थी, जिसके अंतर्गत टोटल 553 स्टूडेंट को भेज दिया था, और टोटल 85 सुपरवाइजर को भेज दिया था जापान में, ठीक है। तो अब तक कुछ 85 सुपरवाइजर और 553 स्टूडेंट को जो है जापान भेजा है कि ये जाएँ और वहाँ पे जाके स्टडी करें साइंस एंड टेक ये सब, ठीक है। बचपन की बात करें तो बचपन की याद आएगी, बचपन में स्पोर्ट्स के लिए अगर जाना होता था, या तो खाना अगर फ्री में कुछ खाना मिल रहा हो एनसीसी ये सब में, तो हम ज्वाइन हो जाते थे। बट ये तो जापान में भेजने की बात हो रही है, तो स्टूडेंट तो यार पढ़ने के लिए जाएंगे नहीं, ठीक है, मस्ती करने के लिए ही जाएंगे। तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे जो भी 20 स्टूडेंट जो है अभी जापान गए हैं अंडर दिस प्रोग्राम, ठीक है। नेक्स्ट चलता है, नेक्स्ट पढ़ते हैं साइंस एंड टेक। साइंस एंड टेक में क्या है वो करते हैं। तो साइंस एंड टेक में पहला तो है पेयर प्रोग्राम। पेयर प्रोग्राम क्या है, पेयर प्रोग्राम है, पेयर प्रोग्राम नहीं है, पेयर प्रोग्राम। तो पेयर प्रोग्राम एक तरह से पार्टनरशिप फॉर एस्लेटेड इनोवेशन रिसर्च प्रोग्राम है, और रिसर्च प्रोग्राम है, जैसे आप देख भी सकते हो ये रिसर्च को चल रही है। और ये न्यूज़ में क्यों था हम उसको पहले कवर करते हैं। ये न्यूज़ में होने का कारण यही है कि अभी इन्होंने रिसेंटली इन्होंने लॉन्च, इनका जो भी ये सेंटर है, इन्होंने ये जो प्रोग्राम है इसको जो रिसेंटली लॉन्च किया है, जो मैंने अभी आपको बताया था ANRF, ठीक है। ANRF ने जो है नवंबर 2024 में जो है ये प्रोग्राम लॉन्च किया, जिसकी वजह से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। तो करंट स्कीम इसलिए आता है क्योंकि ज़्यादा पुराना नहीं, नवंबर का ही जो स्कीम है, और कौन सा डेट है 14 नवंबर 2024 का स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक जो है इसको इसकी मिनिस्ट्री है, इसकी इम्प्लीमेंटेशन ANRS ही करने वाली है। कुछ ऑब्जेक्टिव जो कि रिसर्च करने वाली है, जिसके अंतर्गत टॉप इंस्टीट्यूट रहने वाला है, उसका जो फाइनेंशियल सपोर्ट इसके अंतर्गत दिया जाएगा। इसका कुछ की फीचर कि ये जो प्रोग्राम है ये हब एंड स्पोक मॉडल में काम करता है। अब हब एंड स्पोक मॉडल होता क्या है वो समझते हैं। एक सेंट्रल आइडेंटिटी रहती है, ठीक है, एक सेंट्रल आइडेंटिटी रहती है, उसके अंतर्गत जिसको हब बोला जाता है, ठीक है। तो ये हब है सेंट्रल आइडेंटिटी, उसके अंतर्गत बहुत सारे स्पोक होते हैं, ये बहुत सारे
स्पोक होते हैं, ठीक है। मतलब एक सेंट्रल इंस्टीट्यूट होता है, उसके अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं, तो इसको बोला जाता है हब एंड स्पोक मॉडल। अब इसमें क्या रहेगा कि जो भी रिसर्च है वो सीखा जाएगा हब के थ्रू, और बाकी उसके बाद जो है जो भी स्पोक है, जो भी बाकी इंस्टीट्यूट्स है उनको सिखाया जाएगा। तो इसी के लिए जो है इसको हब एंड स्पोक मॉडल बोला जा रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम का नाम आपको याद रखना है, पार्टनरशिप फॉर एक्सीलरेटेड इनोवेशन एंड रिसर्च, ठीक है। तो पहले तो जो जो भी इंस्टीट्यूट रहने वाले, जो बड़े इंस्टीट्यूट्स रहेगी वो सीखेगी, बाद में फिर जो भी छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसके से आप देख भी सकते हो, पेयर डैम विद द टॉप टायर जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ पेयर किया जाएगा, जिसकी उसके साथ जो मेंटरशिप भी दी जाएगी, ठीक है। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो इसमें जो है मैक्सिमम जो है फंड एलोकेशन 100 करोड़ रुपये होने वाले पर रिसर्च वर्क के लिए। हर एक रिसर्च नेटवर्क के लिए जो है 100 करोड़ होने वाला है। और अगर स्पोक और हब की बात करें तो इसमें 30% जो है आपको हब मिलने वाला है और 70% जो है स्कोप मिलने वाला है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है वो भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, जो प्राइवेट हब्स है वो भी इंक्लूड हो सकते हैं, और उनको 25% ऑफ द बजट एलोकेशन की है, मतलब 100 करोड़ रुपये का कुछ 25 करोड़ रुपये जो है इनको ही अलॉट किया गया है। नेक्स्ट में बढ़े तो नेक्स्ट आ रहा है बायोराइट। बायोराइट की बात करें तो बायोराइट का फुल फॉर्म क्या है? बायोटेक रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइजशिप, जिसको बायोराइट बोला जा रहा है। अब बायोराइट न्यूज़ में क्यों इसको कवर करते हैं? अब ये आपको इमेज से समझ आ ही रहा होगा, ठीक है। थोड़ा तो इमेज वैसे इतना अच्छा है नहीं बायोराइट का, मुझे कुछ अच्छा मिला नहीं, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको ऐसे प्रोवाइड कर दिया। थोड़ा वो तो समझ आ गया होगा ये डीएनए कुछ चल रहा है, ठीक है, तो डीएनए के ऊपर कुछ रिसर्च के बारे में बात चल रही होगी। तो बायोराइट की बात करें तो ये बायोराइट स्कीम जो है लॉन्च किया गया था बाई यूनियन मिनिस्टर ऑन September 18, 2024, और इसको जो इम्प्लीमेंट करने वाला मिनिस्ट्री ऑफ डिपार्टमेंट, और इसकी जो डिपार्टमेंट जो कि इसको इम्प्लीमेंट करने वाली वो मिलेगी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। इसको जो इस्टेब्लिश किया गया है कि बायोटेक्नोलॉजी पर रिसर्च हो पाए, इनोवेशन हो पाए और इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो पाए उसके लिए, और ये जो है प्रमोट करता है स्टार्टअप इकोसिस्टम्स को भी, ठीक है, जो कि बायो एंटरप्राइज जो है कहे जाते हैं, ठीक है, जो कि बायोटेक में जो काम कर रहे होंगे और वो जो है एज अ स्टार्टअप या तो एंटरप्राइज हो तो उसके लिए उनको जो है बोला जाता है बायो एंटरप्राइज, ठीक है। तो उनको जो है मेंटरशिप देने का काम करेगा। और ये जो है 2 एग्जिस्टिंग स्कीम्स है, जैसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री, ये दोनों को जो है मर्ज करने का भी काम करता है, ठीक है। तो ये तो हमने साइंस एंड टेक की बात करते हैं कर लिए। अब हम नेक्स्ट स्कीम के ऊपर बढ़ते हैं। सॉरी, नेक्स्ट स्कीम से पहले 2 और साइंस एंड टेक की स्कीम से मुझे लगा खत्म हो गया। तो 2 और साइंस एंड टेक के स्कीम्स हैं। तो ये आपको मिलेगा प्रधानमंत्री अर्ली करियर रिसर्च ग्रांट। तो ये आप देख सकते हो साइंटिस्ट है जो बहुत सारे काम कर रहे हैं, और ये साइंटिस्ट को जो है एज अ ग्रांट प्रोवाइड करने के लिए अर्ली रिसर्च, मतलब स्टार्टिंग में जो है इनको पैसे दिए जाए जिसके से वो रिसर्च कर पाए, जो PhD करते हैं सारे स्टूडेंट भी, तो उसी के लिए जो इसको लॉन्च किया गया। और ये भी क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि ANRF जो है इसके बारे में न्यूज़ में बताया था ऑन 14 अक्टूबर 2024, और इसको जो है इंप्लीमेंट करेगी डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक। ये जो है जो भी अर्ली करियर जो रिसर्चर रहता है उनको एज अ फंडिंग देने का काम करेगी, जिसके से जो यंग रिसर्चर है वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करे R&D सेक्टर में, ठीक है। तो इंडिया की R&D सेक्टर उतनी अच्छी है नहीं, जिसकी वजह से ये जो है इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। इसके बारे में बात करें तो ये टोटल 60 लाख रुपये पर ओवर द 3 ईयर देने का काम करेगी, ठीक है। 60 लाख रुपये 3 साल में दी जाएंगे, जिसमें अंदर के जो रिसर्चर हैं इनको कुछ पैसे दिए जाएंगे। जैसे पता होगा जो PhD करता है उसको 25,000 रुपये करके मिलता है, ठीक है। JRF करता है कुछ 31,000 रुपये करके मिलता है। तो वो सब चीज़ तभी मिल पाता है जब कभी ऐसा कुछ इनिशिएटिव लिए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो अब ये पैसा रिलीज़ करने के बाद जो भी रिसर्चर है उनको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड। जैसे नाम से पता लग रहा है, नाम से ही काम पता लगता है। तो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड मतलब टेक्नोलॉजी के लिए जो है पैसे दिए जा रहे हैं, और कौन सी टेक्नोलॉजी? स्पेस टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि इंडिया जो है इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग स्पेस का, जैसे आप देख सकते हो कि इधर एंटीना बिठाया जा रहा है रॉकेट का, फिर रॉकेट जो है खुद इंडिया में बनते जा रहे हैं, इंडिया में ही जो है ऑयल वाले सब कुछ यूज़ किया जा रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी एडॉप्शन फंड है ये इसी के से दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि क्यों न्यूज़ में था? क्योंकि डेवलपमेंट ऑफ इंडिजीनियस स्पेस टेक्नोलॉजी की बात चल रही थी, जिसके से जो भी हमारा इंपोर्ट है इन टर्म्स ऑफ स्पेस उसको कम किया जाए। इसको मार्च 2024 में लॉन्च किया था। डेफिनेटली बहुत पुराना न्यूज़ है और इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज ये अभी थोड़ा बहुत अभी न्यूज़ में ये थोड़ा बहुत आया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसके बारे में बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक ने जो इसको लॉन्च किया है और इसको जो इम्प्लीमेंट कर रही है इन स्पेस, ठीक है। तो ये जो है सपोर्ट करता है इंडिया के स्टार्टअप्स को, MSME को और इंडस्ट्रीज़ को, कि वो जो है अपना अर्ली स्टेज जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वो पहुंच पाए, ठीक है।
और बाद में अर्ली स्टेज जो स्पेस टेक्नोलॉजी है वहाँ से जो है कमर्शियल जो भी अपना प्रोडक्ट है वो बना पाए, तो उसको जो है सपोर्ट करने का काम करता है। ठीक है, इसका मतलब कुछ फंडिंग वंडिंग देने का काम करे, जैसे आपको पता लगी हो फंड ही बोला गया था स्टार्टिंग में, टेक्नोलॉजी एक्सलेटेड फंड, तो इसीलिए इसको बोला जा रहा है। अब फंडिंग की बात करें तो 60% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट जो है स्टार्टअप्स और एमएससी को दिए जाएंगे, और 40% जो लार्ज इंडस्ट्रियल उसको दिए जाएंगे, और मैक्सिमम जो है 25 करोड़ रुपये पर प्रोजेक्ट जो है दिए जाएंगे। ठीक है, और ये ओपन रहेगा जो भी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ हैं उनके लिए ही। ठीक है, जो गवर्नमेंट एंटिटीज़ है उनको नहीं मिलेगा, जो नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ है उनको ही मिलेगा जो कि स्पेस टेक इनोवेशन में काम कर रहे होंगे। ठीक है, और ये मोस्टली फोकस करता है एडवांस प्रोजेक्ट प्रोडक्शन प्रोसेस में, उसके बाद R&D में, और उसके साथ जो कमर्शियलाइजेशन है उसमें। ठीक है, और ये जो है एम करता है कि इंडिया की पोजीशन जो है एज अ ग्लोबल लीडर जो है इन टर्म्स ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी वो अच्छा हो पाए उसके लिए। और इंडिया की बात करें तो इंडिया लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, ये जो है पार्ट है इंडिया के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के लिए, जिसमें बोला है कि इंडिया जो है ग्लोबल मार्केट हब बन सकता है। ठीक है, तो उसकी जो है एक्सपेंशन करने के लिए ये फंड निकाला गया। नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की बात करें तो ये आयुष्मान भाई भवाना कार्ड, तो भाई भवाना कार्ड जो है ये अंडर आता है भाई बंदना कार्ड। ठीक है, सॉरी, ये आता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंदर, जो PMJI बोला जाता है। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे क्या है PMJI ये सब। ठीक है, तो इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको प्रोवाइड किया हुआ है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको इसी वाले PDF में या तो इसी वाले सीरीज़ में जो 3 सीरीज चलने वाली है जो कि जियो मैथन के अंदर ही आती है, इसमें सब कुछ मिल जाएगा आपको। अब ये न्यूज़ में क्यों था ये कार्ड, क्योंकि इसको रिसेंटली जो है गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था सीनियर सिटीजन हेल्थ केयर के लिए, कि सीनियर सिटीजन जो है उनके इम्पैक्ट के लिए जो इसको लॉन्च किया गया था। और बात करें तो अक्टूबर 2024 में जो इसको लॉन्च किया। ठीक है, और इसको यूनियन बजट 2024-25 में इसके बारे में बताया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, इसके ऑब्जेक्टिव कुछ पढ़ लेते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा कि ये एक तरह से फ्री यूनिवर्सल हेल्थ केयर एक्सेस देता है जो भी 70 साल से ऊपर जो भी हमारे बुजुर्ग हैं उनके लिए। ठीक है, जो भी 70 साल के ऊपर है उनको फ्री हेल्थ देने के लिए जो है इसको लॉन्च किया है। की फीचर्स क्या है कि इसके अंतर्गत 5 लाख रुपए करके एज अ हेल्थ कवरेज दिया जाएगा पर फैमिली, और जो भी एल्डरली मेंबर्स हैं उनको भी। ठीक है, तो उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि ये जो है रजिस्टर होनी चाहिए PMJ पोर्टल पर, और अपना जो भी KYC है KYC वो सब कंप्लीट करनी चाहिए, तब जाके ये कार्ड मिलेगा। ठीक है, तो ये कार्ड जो है बुजुर्ग को मिलेगा। उसके बाद आपको एक दो और चीज़ याद रखनी है कि टोटल बोला जा रहा है कि 10 लाख जो सीनियर सिटीजन है इसके अंतर्गत अनरोल होंगे, और कुछ जो भी एज जो 70+ है वही जो है इसमें एलिजिबल है। ठीक है, और विद इन जस्ट 3 वीक ऑफ दिस लॉन्च, ओके 3 लॉन्च के बाद ही जो है ये सारे जो क्राइटेरिया इन्होंने फुलफिल करने के लिए बोला गया। मुझे 2 मिनट दो, मैं पानी पी लेता हूँ, पानी कहाँ पे यार, 2 मिनट दे दो, मैं तब तक सेट कर लेता हूँ। आप देख सकते हो कि ये खुश क्यों है इतना, क्योंकि इनको जो है ये कार्ड मिल गया जिसकी वजह से अब ये जो हेल्थ है फैसिलिटी ले सकते हैं, और इनकी एज आपको याद रखना है 70+ है। ठीक है, सो 70+ इनकी एज है, और ये हेल्थ फैसिलिटी का लाभ ले सकते हैं ये कार्ड मिलने के बाद। ठीक है, और एक किसके अंदर मिलेगा, PMJ के अंतर्गत ये कार्ड मिलेगा। आगे बढ़े, आगे है हेल्थ कवरेज का एक्सटेंशन दिया गया है, और ये भी जो बुजुर्ग हैं उनके लिए दिया है। ठीक है, तो उनको ये 5 लाख रुपए करके दिए जाएंगे, और ये जो है जो भी 70+ जो बुजुर्ग है उनको दिए जाएंगे। जैसे आप देख सकते हो ये दादाजी हैं, ये दादी जी है, तो इनको जो है दी जाएगी। इवन दादा दादी की बात क्या कर रहा हूँ, मेरे खुद ही बाल पक गए चलो, ये जो है एक्सटेंशन रहने वाला है आयुष्मान भारत PMJ के अंतर्गत। इसको जो है लॉन्च किया गया था 29 अक्टूबर 2024 में, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको लॉन्च किया था। जितने भी इंडिविजुअल्स हैं जिनकी भी एज 70 है या उनके उनसे ज़्यादा है, फिर 70 या उससे ज़्यादा है, उनको जो है फ्री हॉस्पिटल ट्रीटमेंट जो है 5 लाख रुपये तक देने का काम करता है अंडर दिस स्कीम। अब आयुष्मान जो ये कार्ड था इसके बारे में तो मैंने ऑलरेडी बता ही दिया है कि ये जो है एक तरह से इंश्योरेंस देने का काम करता है जो भी सीनियर सिटीजन है उनको। उसके साथ ही जो है हेल्थ केयर सेक्टर में जो है बोला जा रहा है कुछ 12,850 करोड़ रुपए जो है इन्वेस्ट करने वाले हैं, और ये मोस्टली जो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा दिल्ली है यहाँ पे किया जाएगा। बाकी ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हो कि जो आयुर्वेदा दिवस है इतने कंट्री में मनाया जाता है, मोस्टली आयुर्वेदक जो है टाइप में जो है इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, तो ये एक्सटेंशन है आयुष्मान भारत PMJ के अंतर्गत।
नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स की तरफ से एक न्यूज़, ठीक है। तो दो स्कीम्स है इसकी तरफ से। पहला स्कीम्स आ रहा है कि प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत अब देख सकते हो बैंक है, ठीक है, बैंक है और ये कुछ ट्राइब्स हैं, ठीक है। तो ये जो है जो भी ट्राइब्स हैं इनको ये हेल्प करने का काम करता है। ये स्कीम कैसे हेल्प करता है वो हम आगे कवर करते हैं। तो इसके बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री वन बंधु कल्याण योजना के अंतर्गत इनकी जो है अभी 10वीं एनिवर्सरी थी। 10वीं एनिवर्सरी कब थी? 28 अक्टूबर 2024 को। तो लॉन्च कब किया होगा? 28 अक्टूबर 2014 को। तो डेफिनेटली 28 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया गया था। और मिनिस्ट्रीज़ की याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स की मिनिस्ट्री मिलने वाली है। और ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये जो है डेवलपमेंट और एम्पावरमेंट ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़ थ्रू फाइनेंशियल सपोर्ट एंड प्रिवेंशन ऑफ कल्चरल हेरिटेज के थ्रू की जाती है। इसके अंतर्गत बहुत सारे स्कीम्स आती है, प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना, फिर PVTGS, टाइफाइड, ये सब बहुत सारी स्कीम्स आती है। बट ये स्कीम्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको पढ़ लेना ऊपर ऊपर से क्या क्या स्कीम्स हैं, इसके ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है प्रधानमंत्री PM जुगा के अंतर्गत अन्न ग्राम अभियान। तो इसके अंदर आप देख सकते हो इमेज में एक एक गरीब है, ठीक है, एक गरीब है और वो जो है अमीर बन गया है, ठीक है। वो एक गरीब है, मतलब मान सकते हो कि ये गरीब जो है, ये जो बच्चा है, ये पहले क्या था, ट्राइबल जो है ट्राइबल कम्युनिटी से आता था। बाद में ये योजना चालू होने के बाद वो इतना अमीर हो गया कि उसका खुद का घर, खुद का कार और खुद का जो है सूट भी है, ठीक है। तो ये सब पॉसिबल हो पाया है इस स्कीम के अंतर्गत, ठीक है। तो ये स्कीम जो है प्रमोट करता है जो भी ट्राइबल कम्युनिटी से जो ST SC से आते हैं उनको, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये जो है यूनियन कैबिनेट ने इसकी अप्रूवल दी थी सितंबर 18 2024 को। और ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर्स के अंदर आता है। इसकी इंप्लीमेंटेशन से कुछ नहीं मिलेगी। ये जो है एक तरह से गैप करता है, जो ये गैप होता है एजुकेशन, हेल्थ और लाइफ स्टाइल में, तो वो गैप जो है कवर करने का काम करता है, ठीक है। तो मोस्टली ये ट्राइबल जो पीपल्स हैं उनके लिए लॉन्च किया गया था। और इसके अंदर कुछ की फीचर्स जैसे कि होम स्टे दी जा रही थी 5 लाख रुपये फॉर न्यू होम स्टे। जिसको भी होम स्टे चाहिए होगा तो वो 5 लाख रुपये में ले सकता है। और 3 लाख रुपये अगर रेन्यू कराना हो तो उस केस में। तो इसके अंदर सॉरी होम स्टे बनाने जो भी ट्रैवलर्स हैं, जो भी ट्राइब के लोग हैं उनके लिए, जो ट्राइब पीपल्स हैं उनके लिए जो है 5 लाख रुपये दिए जा रहे थे कि एज अ होम स्टे बनाए। और 3 लाख रुपये दिए जा रहे थे उनके रेवोल्यूशन जो भी उसको अगर ठीक करना हो उस केस में। बोला रहा है कि 1000 हाउस स्टे को जो है इंक्लूड है इसके अंतर्गत। उसके बाद बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो 20 लाख पक्का हाउस जो है बनाया जाएगा और 25,000 किलोमीटर का रोड भी बनाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है 2.35 लाख का जो है इलेक्ट्रीफाइड यूनिट जो है दी जाएगी कि इनके घर तक जो है इलेक्ट्रिसिटी पहुँच पाए। उसके बाद जो है 25 लाख जो है LPG कनेक्शन भी दी जाएंगे अंडर द स्कीम। अब डिजिटल एंड कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें बोला है कि 5,000 जो है विलेज को कवर किया जाएगा और ऑफ ग्रिड सोलर फॉर अन इलेक्ट्रीफाइड एरिया को जो है ऑफ ग्रिड के तौर पे काम करवाया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो आ रहा है लिवलीहुड एंड इकोनॉमी के अंडर देखें तो इसमें जो फिशिंग कमेटी के जो ट्राइब्स हैं उनको कवर किया जाएगा कुछ 10,000 के आसपास और 8,000 के आसपास इनको जो है सपोर्ट दी जाएगी, ठीक है। ओके, और 100 मार्केट सेंटर भी बनाए जाएंगे, ये भी चीज़ आपको ध्यान देनी है। ये थोड़ा गैप ज़्यादा हो गया। नहीं चलते, नेक्स्ट आ रहा है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की बात करें तो कुछ 1000 मोबाइल यूनिट, 2000 न्यू एंड 6000 अपग्रेडेड आंगनबाड़ी भी बनाई जाएगी, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है कि आंगनबाड़ी भी बनाई जाएगी। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो 63,000 ट्राइबल जो माइनॉरिटी है विलेज है उसको इसके अंतर्गत कवर किया जाएगा। और कुछ 5 लाख ट्राइबल पीपल्स हैं उनको जो है बेनिफिट होगा इसका। और टोटल 549 डिस्ट्रिक्ट्स भी इसके अंतर्गत कवर रहने वाली है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल से ना एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है ना, आपको ये ऊपर ही मिल जाएगा जो भी इन्फॉर्मेशन है। ये आपको यहीं पे जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे मिल गया हुआ है। बाकी ये जो है इन्फॉर्मेशन ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो कि पढ़ सकते तो ठीक है। अगर लीव करना चाहो तो लीव भी कर सकते हो, इतना कोई इशू नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन पूछ जाना बहुत मुश्किल है। बस आपको पता होना चाहिए होम स्टे के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया गया, डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कुछ इनिशिएटिव लिया। एग्जैक्ट डेटा याद रखने की इतनी की जरूरत नहीं है। अपने दिमाग में ज़्यादा लोड मत डालो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। नहीं चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी की तरफ से क्या न्यूज़ है इसको कवर करते हैं। तो इसके ऊपर पढ़े तो ये आ रहा है जो एनिमल हेल्थ सिक्योरिटी प्रोजेक्ट है इसको लॉन्च किया गया है। और ये न्यूज़ में क्यों था? क्योंकि अभी इसके ऊपर बात चल रही थी कि इसको और स्टैंडर्डाइज किया जाए।
और 25 अक्टूबर 2024 का ये न्यूज़ है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की तरफ से आती है, जिसका काम है कि जो फिशरी है, जो एनिमल सिक्योरिटी या तो हेल्थ सिक्योरिटी एनिमल की, उसको इंप्रूव करने के लिए कुछ की फीचर्स है, जैसे कि लैब अपडेशन, फिर सर्वेलेंस एंड अर्ली वार्निंग, डेटा एंड रिस्क कम्युनिकेशन, ट्रांसबाउंड्री डिजीज कंट्रोल और वन हेल्थ अप्रोच। तो ये सारी चीज़ें की जाएगी। इसमें इंपॉर्टेंट है वो है फंडिंग। फंडिंग जो है 25 मिलियन यूएस डॉलर के तौर पर दिया जा रहा है ग्रांट फ्रॉम दी G20 पेंडेमिक फंड के द्वारा, ठीक है। तो G20 पेंडेमिक फंड के द्वारा ये दिया जा रहा है। नेक्स्ट चले नेक्स्ट स्कीम्स के ऊपर बढ़े, तो नेक्स्ट स्कीम आ रहा है यूनिफाइड जियोनिक चिप। तो यूनिफाइड जियोनिक स्कीम की बात करें तो इसको जो है लॉन्च किया गया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, कि ये जो है सपोर्ट करेगा लाइफ स्टॉक फार्मर्स को, ठीक है। तो फार्मर्स का जो लाइफ स्टॉक वो अच्छा हो पाए, मतलब जो उसकी लिवलीहुड है वो अच्छा हो पाए। इसके साथ जो डेयरी सेक्टर है उसको भी बूस्ट करने का काम करेगा। और इसके बारे में बात करें तो इसको जो लॉन्च किया था 5 अक्टूबर 2024 को। इसकी मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी याद रखनी है। इसके डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी याद रखनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इंपॉर्टेंट न्यूज़ क्यों है? क्योंकि ये एक तरह का चिप है जो कि एनहेंस करता है कि जो गाय है, गाय का जो है दूध जो है ऐसे निकल पाए, ठीक है। उसी के लिए गाय और बफेलो के लिए दो अलग अलग चिप है, वो हम आगे कवर करेंगे, जिसके से जो फार्मर है उसको हाई क्वालिटी कर्ड मिल पाए, ठीक है। मतलब क्या कि जो गाय का जो बछड़ा होता है वो अच्छा निकल पाए, हाई क्वालिटी निकल पाए, जिसके जो दूध वूध ज़्यादा दे पाए, उसी के लिए जो है ये चिप बनाई गई है, ठीक है। तो ये चिप जो है डिज़ाइन की गई है, और जो ब्लीडिंग अच्छी हो पाए उसी के लिए, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक जो ब्लीडिंग है वो अच्छी हो पाए, उसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है। अब दो तरह के वर्जन है चिप के, एक है काउ चिप जो कि गाय के लिए बनाया गया है, और एक है महिष चिप जो कि बफेलो के लिए बनाया है, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों जो है इंडिया कैटल ब्लीड को जो है बढ़ाने का काम करेगा, कि इंडिया का जो कैटल है उसकी जो ब्रीडिंग है वो ज़्यादा हो पाए, उसी के लिए इसको लॉन्च किया गया। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसमें कुछ है नहीं, तो इसको कवर करेंगे। नहीं चलते मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से क्या क्या न्यूज़ आ रहा है इसको कवर करते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की तरफ से एक स्कीम है जिसका नाम है स्वायत्त मतलब स्टार्टअप वुमेन एंड यूथ एडवांटेज थ्रू ई ट्रांजेक्शन स्कीम। तो इस स्कीम की बात करें तो स्कीम अभी न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी इसका 6 साल हो गया है। कब? अभी रिसेंटली जो 19 फेब 2025 हुआ, तभी इसका 6 साल हुआ, क्योंकि इसका जो लॉन्च डेट है वो मिलेगा आपको 19 फेब 2019 में इसको लॉन्च किया था। इसकी इम्प्लीमेंट बॉडी आपको गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस मिलेगी। इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिलने वाली है। इसके ऑब्जेक्टिव जो मिलेगी आपको, वो तो आपको ऑलरेडी पता लग गया होगा नाम से, कि ये स्टार्टअप्स, वुमेन एंटरप्राइज, यूथ, MSME, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो रहते हैं, इनको जो है सपोर्ट करने का काम करेगा। कुछ की फीचर्स जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, कि ये जो है एक तरह से सोशल इंक्लूसिव और इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने का काम करेगा थ्रू गवर्नमेंट ई मार्केट ओपनिंग से, ठीक है। इसके साथ ही जो है ये इंक्रीज करेगा कि जो स्टार्टअप्स हैं, वुमेन एंटरप्राइज हैं, ये सब ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ पाए। और कुछ एडिशनल इन्फो जैसे कि स्टार्टअप रनवे एंड उमेनिया के हिसाब से जो वुमेन एंटरप्राइज है उनको जो है बढ़ावा दिया जाएगा। इसके बारे में तो मैं आपको ऑलरेडी न्यूज़ में बता चुका हूँ। इसके साथ ही इन्होंने साइन किया है फिकी FPO के साथ, जो लेडीज़ ऑर्गेनाइजेशन के साथ साइन किया है, कि टोटल 9,500 वुमेन्स को जो है एज अ वुमेन एंटरप्राइज बनाया जाए, ठीक है। और कुछ उद्यम वेरीफाइड सेलर जो है उनको भी वेरीफाई किया गया है एज अ वुमेन एंटरप्राइज, ठीक है। ये कुछ आइडिया इन्फॉर्मेशन है जो कि थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट बोल जाता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट चल रहा है, तो नेक्स्ट आ रहा है भास्कर डिजिटल पोर्टल। भास्कर डिजिटल पोर्टल क्या है? एक तरह से भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री है, जहाँ से अगर स्टार्टअप का अगर कुछ नॉलेज चाहिए होगा तो वो यहाँ से मिलने का काम करेगा। ये DPIIT ने जो है इसको लॉन्च किया था, डिजिटल प्लेटफॉर्म को। और इसके बारे में बात करें तो इसको इंडिया का जो स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम है उसको उसके अंतर्गत ही आता है। तो इसको 16 सितंबर 2024 में लॉन्च किया था। और जैसे आपको बताया कि DPIIT मतलब डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रियल ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एंड इंटरनल ट्रेड जो है इसकी आपको एजेंसी मिलने वाली है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिलने वाली है। एक मिनट देना मैं थोड़ी, मैं एक बार देख लूँ। हाँ ठीक है, चलो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, मिनिस्ट्री इधर ऊपर नीचे नहीं, वैसे ठीक है, बट दूसरे जो PDF से उससे थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया। जब मैं PDF प्रोवाइड करूँगा तो ये चीज़ मैं ठीक कर दूँगा। तो इसमें आप देख सकते हो जो भास्कर पोर्टल है ये एम करता है कि सेंट्रलाइज करना और स्ट्रीमलाइन करना कोलैबोरेशन अमंग द स्टार्टअप्स, इन्वेस्टर्स, मेंटर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स और गवर्नमेंट बॉडीज़, ठीक है।
कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको फंडिंग मिल पाए, उसके लिए इन्वेस्टर्स, जो स्टार्टअप्स हैं उनको मेंटरशिप मिल पाए, उसके लिए मेंटर्स, स्टार्टअप जो है उनको गवर्नमेंट के जो रूल्स और रेगुलेशन वो पता लग पाए, उसके लिए गवर्नमेंट बॉडी को जो है कनेक्ट करने के लिए ये भास्कर पोर्टल बनाया गया है। कि जैसे स्टार्टअप्स जो भी चीज़ें हैं, जैसे समझने की स्टार्टअप बनता कैसे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होता है, वो सब चीज़ें देने का काम इसके अंतर्गत होगा। नेक्स्ट चलता है कुछ की फीचर्स के ऊपर बात करें तो इसके अंदर आपको मिलेगा नेटवर्किंग एंड कोलैबोरेशन के अंतर्गत ये कनेक्ट करेगा। ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया थे, स्टार्टअप इनोवेटर और मेंटर को कनेक्ट करेगा। एक तरह से सेंट्रल रिसोर्सेज रहने वाले हैं इसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आपको जो भी बिजनेस का ग्रोथ के ऊपर नॉलेज चाहिए वो सब मिल जाएगा। उसका भास्कर एक आईडी भी, यूनिक भास्कर आईडी भी दी जाएगी, जिसके अंतर्गत आइडेंटिफिकेशन फॉर द स्टॉक होल्डर रहने वाला है। उसके बाद बात करें नेक्स्ट, वो मिलेगा आपको एडवांस्ड सर्च फॉर फंडिंग एंड अपॉर्चुनिटी, ये भी दी जाएगी। और ग्लोबल सपोर्ट की बात करें तो ग्लोबल ब्रांड सपोर्ट भी दी जाएगी, ऐसा कुछ कहना है गवर्नमेंट का, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ये सपोर्ट करता है 1.4 लाख प्लस DPII रजिस्टर्ड जो स्टार्टअप्स हैं उनको। उसके साथ ही AI ड्रिवन इंसाइट भी देने का काम करेगा फंडिंग और मेंटरशिप के लिए, ठीक है। और इसके साथ जो इम्प्लीमेंट करता है फॉर प्रोसेस एंड बूस्ट द ईजी ऑफ बिजनेस डूइंग को भी, ठीक है। तो ये तो पूरा का पूरा खत्म हो गया, इसमें कुछ ज़्यादा था नहीं पढ़ाने लायक। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से 2 तरह की स्कीम्स, ठीक है। पहला है फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन ट्रस्टेड ट्रैवल प्रोग्राम। जैसे नाम से पता लग रहा है, फास्ट ट्रैक, नाम से नहीं सॉरी, फोटो से पता लग रहा है कि आप देख सकते हो कि ये बंदा है, ये कुछ साइन करेगा, कुछ स्कैन करेगा, उसका सीधा निकल जाएगा, ठीक है। तो ये इमिग्रेशन के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया कि इमिग्रेशन जो है जल्दी से जल्दी हो पाएगी। इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसके बारे में जो है अमित शाह जी ने जो है अहमदाबाद से जो है इसके बारे में बताया था, जिसके से एग्जाम में लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको जो है 22 जून 2024 को जो है लॉन्च किया था। इसकी इम्प्लीमेंटेशन बॉडी आपको ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन मिलेगी। इसकी मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मिलने वाली है, जो कि ईजी करने वाले हैं ट्रैवल एक्सेस, जिसकी वजह से जो भी इमिग्रेशन का प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी फास्ट हो पाए। अभी इनिशियली इसको इंदिरा गांधी एयरपोर्ट न्यू दिल्ली में चलाया जाएगा और बाद में जो है 21 मेजर एयरपोर्ट्स में भी चलाया जाएगा, ठीक है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें जो इंडियन ओवरसीज़ के जो कार्ड होल्डर है उनको वही जो है इसके लिए एलिजिबल है, ठीक है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन जो है इसके एलिजिबल है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्कीम जो है वो है प्रधानमंत्री स्कॉलरशिप स्कीम फॉर CAPF और आसाम राइफल। जैसे आप देख सकते हो मिनिस्टर हैं, उसके साथ जो CAPF के अंदर कौन कौन से आता है, CRPF, SSB, ITBP, फिर BSF और CRPF। तो CAPF के अंदर ये सारे आते हैं और आसाम राइफल के अंतर्गत सिर्फ आसाम राइफल ही आता है। तो आसाम राइफल इनके जो चिल्ड्रन हैं उनको जो है स्कॉलरशिप देने के लिए, इनकी फैमिली को जो फैमिली आते हैं, इनके जो चिल्ड्रन रहेंगे उनको स्कॉलरशिप देने के लिए ये स्कीम लॉन्च किया गया है। तो ये जो है एक तरह से फाइनेंशियल एड देने का काम करेगा चिल्ड्रन को, जो भी CAPF या तो जो इस आसाम राइफल के पर्सन हैं उनको, और जिसके से वो हायर एजुकेशन में जा पाए। इसको जो 2006 में लॉन्च किया गया था और अभी तक ये रिवाइज होते हुए आ ही रहा है। और इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की बात करें तो वेलफेयर एंड रिहेबिलिटेशन बोर्ड इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी मिलेगी। मिनिस्ट्री आपको मिनिस्ट्री ऑफ ऑफिस मिलेगी और ये जो है सपोर्ट करेगा प्रोफेशनल को टेक्निकल एजुकेशन लेने के लिए फॉर दी CRPF एंड आसाम राइफल्स। ओके सॉरी इसमें स्टूडेंट्स ही नहीं बल्कि जो CRPF के जो CAPF या तो आसाम राइफल जो पर्सनल्स है वो इंक्लूड है। मैं थोड़ा सा मिसमैच कर गया था कि जो CAPF के जो पर्सनल्स रहेंगे वो इसमें इंक्लूड होने वाले हैं, ठीक है। तो उनको जो है सिखाने का काम करेगा अंडर दिस स्कीम। कुछ 3,000 रुपये पर मंथ जो है गर्ल्स के लिए जो है स्कॉलरशिप रखी गई है और बॉय के लिए 2,500 रुपये पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप रखी गई है, ठीक है। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सर्विंग जो कर रहे हैं, रिटायर्ड हो गए हैं या इवन जो एक्सपायर हो गए हैं या तो शहीद हो गए हैं, उनके लिए जो है रहने वाला है। ये स्कॉलरशिप ड्यूरेशन की बात करें तो ये एंटायर कोर्स ड्यूरेशन के लिए रहने वाला है। कुछ अभी 2,000 एप्लीकेशन ऐसे लेने वाले हैं अभी स्टार्टिंग में, जिसमें 50% जो गर्ल लेने वाली है और जो भी पैसा है ये DBT के थ्रू होगा, मतलब डायरेक्टली बैंक में ही ट्रांसफर होगा स्टूडेंट के, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए निकाला गया है। मैं थोड़ा इधर मिसमैच कर रहा हूँ, एक मिनट देना, ठीक है। मेरे को मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ, 2 तरह की स्कीम्स है इसके अंतर्गत, तो वो 2 तरह की स्कीम्स में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ इसमें। ये सपोर्ट फाइनेंशियल टेक्निकल एजुकेशन ओके, हाँ स्टूडेंट्स के लिए जो निकाला है, जो CAPF के जो पर्सनल है उनके लिए निकाला है और जो आसाम राइफल जो पर्सनल है उनके लिए निकाला है कि 3,000 रुपये अगर पर मंथ दिए जाएंगे एज ए एजुकेशन अलाउंस के तौर पर समझ सकते हो उसको। एज ए एजुकेशन अलाउंस गर्ल को दिए जाएंगे और बॉय को जो है 2,500 रुपये करके दिए जाएंगे, ठीक है। और ये टोटल बोला जा रहा है कि जो भी प्रोफेशनल कोर्स होता है वो इसमें इंक्लूड रहेंगे, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, लॉ हो गया। ये स्कीम की बात करें तो स्कीम जो है पार्ट है नेशनल डिफेंस फंड के अंतर्गत और ये जो है चिल्ड्रन ऑफ CRPF और आसाम राइफल के पर्सनल्स के लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। तो जो भी कन्फ्यूजन थी दूर होगी। ऐसे एक स्कीम है जो कि CRPF और आसाम राइफल्स के लिए भी बना है, बट वो थोड़ा
पुराना हो गया, तो वो मुझे लगा कि वो वाला स्कीम है, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तरफ से 2 तरह के स्कीम्स, ठीक है। मैं थोड़ा पानी पी लूँ और तो लाइट ऑन कर लेता हूँ, अंधेरा हो गया। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इनिशिएटिव है भसीनी। भसीनी के बारे में आपने नाम तो सुना ही होगा। इसका अगर फुल फॉर्म बनेगा आपको मिलेगा भाषा इंटरफेरेंस फॉर इंडिया, और इसको नेशनल लैंग्वेज टेक्नोलॉजी मिशन के अंतर्गत भी कहा जाता है। जैसे आप फोटो से देख सकते हो कि हेलो को जो है कन्वर्ट करके दे दिया हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश में हेलो लिखा है, उसको हिंदी में जो है लिख के दे दिया। तो ये कर पाता है भसीनी के द्वारा। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एक तो इसके बारे में संसद में बताया गया था, संसद में बताया गया था। उसके बाद जो त्रिपुरा है वो भी जो है अपने मोबाइल एप्लीकेशन जो भी इनका गवर्नमेंट का उसमें भसीनी यूज़ करे, तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो उसके बारे में डिटेल में पढ़े। तो इसको लॉन्च किया गया था जुलाई 2022 में, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है। इसको इंप्लीमेंट करने का काम रहने वाला है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ मिलकर। इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ये AI ड्रिवन लैंग्वेज बैरियर जो रहता है उसको ब्रेक करने का काम करता है। और इसमें टोटल 22 शेड्यूल नहीं, शेड्यूल लैंग्वेजेस रहने वाली, ठीक है। तो पता होगा कि 22 शेड्यूल लैंग्वेजेस हमारे इधर कौन कौन सी है, जैसे कि हिंदी है, फिर इंग्लिश नहीं है, ठीक है, याद रखना। हिंदी है, डोगरी है, फिर बिहारी है, फिर उड़िया है, ठीक है, मराठी है। वैसे बहुत सारी लैंग्वेज है, टोटल 22 लैंग्वेज है। मैं 22 लैंग्वेज तो बताऊंगा नहीं। तो 22 लैंग्वेज है जो कि शेड्यूल लैंग्वेज के तौर पर बनाया जाता है, बोला जाता है। और ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा पड़ा है, तो उसके ऊपर ही जो है ये भसीनी रहने वाला है, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो नेशनल डिजिटल पब्लिक प्लेटफॉर्म को जो है डेवलप करने का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम होती है एक स्टेट्स, मान लीजिए कोई गुजराती पर्सन है, गुजराती पर्सन को बात करने मुश्किल हो रही है संसद में, कोई दूसरा कोई बिहारी पर्सन है, ठीक है, उससे, तो वो संसद में ये भसीनी का यूज़ करेंगे। अब बिहारी गुजराती वाला अगर गुजराती बोल भी रहा हो तो बिहारी वाले को वो चीज़ बिहारी में सुनाई देगी। तो वो चीज़ पॉसिबल हो पाती है ये भसीनी के द्वारा, ठीक है। तो भसीनी की बात करें तो भसीनी एक तरह से अनेबल करता है ई श्रम पोर्टल को, जो कि अनऑर्गेनाइज वर्कर को भी जो है हेल्प करेगा एक दूसरे से बात करने के लिए। और ये AI ड्रिवन मॉडल पे काम करता है, ठीक है। एडिशनल इन्फॉर्म की बात करें तो ये सपोर्ट करेगा MSME स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को भी, कि अपना जो भी टूल है वो AI टूल है वो अपना जो भी लैंग्वेज बैरियर है वो ख़त्म करते हुए AI टूल यूज़ कर पाएँ। और थकान हो जाती है, बहुत लंबा वीडियो बन गया ना, 1 घंटे के आसपास हो गया। तो इसके साथ भाषा धन इनिशिएटिव भी लिया गया था, जिसके अंतर्गत क्राउड सोर्सिंग मल्टी लैंग्वेज डेटा सेट जो है बनाए गए हैं, जिसके अंतर्गत बोला गया है सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, बोलो इंडिया और देखो इंडिया। तो ये तरह से स्लोगन है इसका, ठीक है। तो इसे आपको याद रखना है, सुनो इंडिया, लिखो इंडिया, बोलो इंडिया और देखो इंडिया। तो ये भसीनी के अंदर एक स्लोगन है जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना है। नेक्स्ट स्कीम के ऊपर बढ़े तो नेक्स्ट स्कीम आ रहा है, माफ़ करना थोड़ा सा स्लाइडिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, थोड़ा इसको मैनेज कर लो अभी, जब तक थोड़ा ग्रो ना कर लूँ मैं ग्रो करने के बाद एक बंदा रख लूँगा जो कि मेरे को ये सब चीज़ करके दे दे। अभी तो छोटे प्लेटफॉर्म पे हूँ और जॉब के साथ मेरे को सब कुछ मैनेज करना पड़ रहा है, जिसके से मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एटलीस्ट मैं आपको PDF प्रोवाइड कर पाऊँ। और कंटेंट में कमी नहीं है, थोड़ा बहुत बस आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिख रहा होगा करने में, तो उतना मैनेज कर लो, ठीक है। कंटेंट तो मेरे ख्याल से मैं अच्छे प्रोवाइड करता हूँ, तभी मेरे पास पेड सब्सक्रिप्शन भी अच्छा खासा है, और जो अभी अल्टरनेट पेड खरीदने वाले वो भी अच्छे खासे हैं, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो ये आ रहा है साइबर सिक्योरिटी ग्रांट चैलेंज 2.0। इससे पहले 1.0 हो चुका है। अब ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि अब ये जनवरी 2025 में ही इसके ऊपर न्यूज़ थी, ठीक है। तो वो इसलिए जो है एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके बारे में बात करें तो 2024 में जो है लॉन्च किया गया था। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के साथ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, उसके साथ ही जो है इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग, इसको सीडैक बोला जाता है, इन्होंने जो है इम्प्लीमेंट करने का पूरा दावेदार संभाल के रखा है। तो ये क्या करेगा, ये जो है इनिशिएटिव प्रमोट करेगा इंडिजीनियस साइबर सिक्योरिटी सॉल्यूशन को, और हमारे इंडिया को जो है डिजिटल रेजिलेंस बनाने का काम करेगा, ठीक है। और ये ओपन रहेगा जितने भी स्टार्टअप्स है, ये चैलेंज जो है स्टार्टअप रिसर्चर साइबर एक्सपर्ट सबके लिए ओपन रहेगा, जो कि फोकस करेंगे कि थ्रेट डिटेक्शन हो पाए और डेटा सिक्योरिटी या AI ड्रिवन सिक्योरिटी टूल्स जो है बनाने के लिए, ठीक है। और मल्टीपल चैलेंज राउंड इसमें होने वाला है, और जो भी विनर रहेगा उसको कुछ ना कुछ फंडिंग उसके साथ जो है मेंटरशिप भी दी जाएगी अंडर दिस स्कीम, ठीक है, अंडर दिस चैलेंज। स्कीम नहीं, ऐसे तो चैलेंज है। इस इनिशिएटिव की बात करें तो ये जो है इनिशिएटिव है अलाइंड विद इंडिया डिजिटल
इंडिया डिजिटल इंडिया मिशन के अंतर्गत, जो कि सिक्योर डिजिटल ट्रांजेक्शन एंड डेटा प्रोटेक्शन की बात करता है फॉर ग्रोइंग साइबर स्पेस को लिए। नेक्स्ट न्यूज़ में बढ़े तो ये आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे की तरफ से। तो क्या स्कीम है, तो ये स्कीम का नाम है जल वाहक स्कीम। अब जल वाहक स्कीम में जल ना हो तो कैसे रहेगा ना, तो इसी के लिए आप देख सकते हो जल है और पोर्ट है, कार्गो है, ठीक है। तो ये कार्गो के लिए स्पेशली लॉन्च किया गया है। और ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि ये अभी प्रमोट करने के लिए नेशनल वाटरवे 1, नेशनल वाटरवे 2 और नेशनल वाटरवे 16 इसको प्रमोट करने के लिए जो है अभी ये न्यूज़ में था। तो इसके लिए हम इसी के लिए जो है ये न्यूज़ को हमें डिटेल में जो है स्कीम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इसका अगर लॉन्च डेट के बारे में बात करें तो 15 दिसंबर 2024 को जो है इसको लॉन्च किया गया था। और इसको लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे के द्वारा। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और उसके साथ कोस्टल शिपिंग लिमिटेड भी मिलने वाला है, इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड भी मिलने वाला है। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि कार्गो जो है हमारे इंडिया में जो है इनलैंड वाटरवे के थ्रू हो पाए, मतलब जो इंडिया के अंदर जो रिवर्स हैं उसके थ्रू हो पाए, जिसके वजह जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो कम से कम लगे, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो सी रूट से जो सामान आता है उसमें कॉस्ट कम लगता है एज़ कम्पेयर टू अगर रोडवे से आए या तो रेलवे से आए, ठीक है। तो सबसे कम पैसे जो खर्च होते हैं इस टर्म्स ऑफ लॉजिस्टिक अगर लाना है एक जगह दूसरी जगह, तो उस केस में आपको सी रूट ही मिलता है। तो उसी को जो है इम्प्रूव करने के लिए ये जो है स्कीम लॉन्च किया गया है। तो इसकी स्कीम के अंदर क्या क्या बोला गया उसको हम कवर करते हैं। तो इसके अंदर बोला जा रहा है कि ये 35% जो है रीएम्बर्समेंट दी जाएगी ऑन ऑपरेटिंग कॉस्ट के तौर पे, और बोला जा रहा है कि ये 300 किलोमीटर प्लस जब होगा तभी जो दी जाएगी। इसमें फिक्स डे शेड्यूल रहने वाला है। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी जगह हैं, जैसे पटना हो गया, कोलकाता हो गया, वाराणसी हो गया, और आसाम का पांडू करके जगह है, वहाँ तक वहाँ पे जो है अवेलेबल रहने वाला है, ठीक है। तो ये सारी जगह पे जो है ये दी जाएगी। इनिशियली 3 साल के लिए एप्लीकेबल रहेगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि ये 3 वाटरवे के लिए जो लॉन्च किया गया, एक है वाटरवे 1 जो कि रिवर गंगा है, वाटरवे 2 जो रिवर ब्रह्मपुत्र है, और वाटरवे 3 जो रिवर बराक है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आ रहा है ग्रीन टर्क प्रोग्राम। ग्रीन टर्क प्रोग्राम, अब इसके अंतर्गत बोला गया है कि जो भी शिपिंग होगी वो ऐसी ग्रीन होने वाली है, ठीक है। तो जो भी कुछ डेवलपमेंट करनी हो इन टर्म्स ऑफ शिपिंग वो आप हमें ग्रीन करनी पड़ेगी, उसी के लिए जो है स्कीम लॉन्च किया है। तो बोला है कि ऑल द मेजर, क्यों न्यूज़ में क्यों है एग्जाम के लिए, क्योंकि जितने भी मेजर पोर्ट्स हैं उनको बोला है कि एक तरह से इशू करने के लिए टेंडर, और बोला गया कम से कम एक टेंडर तो इशू होना चाहिए ग्रीन टर्क के हिसाब से 3 महीने के अंदर, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। बट स्कीम बहुत पुराना है। स्कीम की बात करें तो ये 22 मई 2023 का ही स्कीम है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवे संभालती है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी आपको मिलेगी नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ग्रीन टर्क पोर्ट एंड शिपिंग। और इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो इसके अंतर्गत जो मरीन टाइम सेक्टर है उसको डीकार्बनाइज करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत आपको याद रखना है कि बोला गया है कि जो भी शिप जो भी ट्रैवल करते हैं एक दूसरी जगह, वो जो है मिथानॉल एमोनिया या तो हाइड्रोजन जो है वो यूज़ करे फ्यूल में। तो ये चीज़ बोली गई है। अभी फेज़ 1 चलेगा 2024 से 27 तक, जिसमें जो ग्रीन टर्क है वो इंट्रोड्यूस किया है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। उसके साथ आपको दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट भी मिलने वाला है। और इनका गोल है कि जो ग्रीन टर्क है हमारे पूरा मेजर जितनी भी जगह जितने भी पोर्ट्स हैं वो सब में हो जाए 2040 तक, ठीक है। इसका नाम जो भी शिप है वो 2040 तक मिथानॉल एमोनिया और हाइड्रोजन से ही चले, ठीक है। अभी जो ये लोग यूज़ करते हैं वो मोस्टली डीजल यूज़ करते हैं, और बाकी भी ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन वो जो है हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है, जिसकी वजह से अभी ये ग्रीन टर्क वाला इनिशिएटिव लिया गया। ये प्रोग्राम जो है एक तरह से ये जो है प्रोग्राम इसके लिए जो है गवर्नमेंट जो है पैसा इन्वेस्ट करने वाली है 1000 करोड़ रुपये, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना। नेक्स्ट पढ़े तो इसके साथ अगर कुछ लोग कोई अगर बंदा है उसको क्विज़ लगाने हैं तो क्विज अरीना ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो क्विज अरीना हमारे इधर जो मैपिंग अफेयर्स में जो 6 महीने या 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन लेता है उनके लिए अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो ये भी आप ले सकते हो अगर आपको लेना हो तो। नेक्स्ट चलते PM इंटर्नशिप स्कीम की बारे में बात करें तो PM इंटर्नशिप स्कीम जो है इसको लॉन्च किया गया था अभी यूनियन बजट 2024-25 में। और इसके अंतर्गत ये न्यूज़ में क्यों, पहले इसको हम कवर करते हैं, क्योंकि अभी बोला गया कि 1.25 लाख इंटर्नशिप जो है दी जाएगी, इसके लिए जो है न्यूज़ में है, ठीक है। और न्यूज़ में तो हमें एग्जाम के लिए पूछा जा सकता है, तो इसलिए हमें एग्जाम के लिए पढ़ना ही बहुत ज़रूरी है। तो इसकी आपको मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज मिलने वाली है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है कि 1 करोड़ जो है इंटर्नशिप दी जाएगी टॉप कंपनीज में ओवर द 5 ईयर। और ये ऑफर करता है ऑन द जॉब ट्रेनिंग भी, अगर ट्रेनिंग हो गई उसके बाद जो है ऑन द जॉब
सॉरी ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब इंटर्नशिप में जो है ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब जॉब की तरह आपको फीलिंग आ जाएगी ट्रेनिंग के समय, ठीक है। तो इसलिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग बोली गई है। और मोस्टली जिनको भी इंटर्नशिप करना है उनके लिए एप्लीकेबल है। और जिनकी भी एज 21 से 24 साल है वही जो है इसके लिए एप्लीकेबल है। और इसमें डिफरेंट ग्रेजुएशन लेके 12th से लेके ग्रेजुएशन तक जो है एजुकेशन वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो एप्लीकेबल है। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जैसे कि IIT, IIM और फिर नेहरू का जो यूनिवर्सिटीज़ रहते हैं जिसमें हायर प्रोफेशनल डिग्री रहती है वो जो है एक्सक्लूड है इसमें, ठीक है। और इसके अंदर बोला जा रहा है कि जो भी रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉय के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इस स्कीम के अंतर्गत पार्ट नहीं रहेंगे। और एडिशनल इन्फो कुछ जैसे कि फाइनेंशियल सपोर्ट जो है बोला जा रहा है 5,000 रुपये तक देने वाला काम करेगा हर साल। और ये कुछ जो सोशल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अंतर्गत दी जाएगी। और 4,500 रुपये दी जाएगी फ्रॉम द गवर्नमेंट बाई DBT मतलब डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र के थ्रू। और ये 6,000 रुपये जो है एक टाइम के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो पहले तो 6,000 रुपये दिए जाएंगे पैसे, उसके बाद 5,000 रुपये करके हर महीने दिए जाएंगे। 5,000 रुपये में आपको याद रखना है जो कंपनी है वो 500 रुपये देगी, बाकी गवर्नमेंट जो है 450 रुपये देगी। 450 नहीं 4,500 रुपये देगी गवर्नमेंट। टोटल इंटर्नशिप की ड्यूरेशन की बात करें तो कम से कम 6 महीने होना पड़ेगा और 12 महीने तक चल सकता है, ठीक है। और इसमें बोला जाए टॉप 500 जो भी कंपनीज है वो इसके अंतर्गत आएगी PM इंटर्नशिप स्कीम की। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, उसको याद कर लेना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है सारथी स्कीम। सारथी स्कीम जो है ना ये सोलर असिस्टेंट रिवर ट्रांसपोर्ट विथ हाइब्रिड कंट्रोल एंड इंटेलिजेंट के तौर पर लॉन्च किया गया है। और अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि ये आप देख सकते हो ये ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लॉन्च किया था इसको, ठीक है। तो ये October 4, 2024 का न्यूज़ है और लॉन्च है। और इसके बारे में बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है इसका इनकी मिनिस्ट्री है। और इनको जो इंप्लीमेंट करने का काम करेगा वो इंडियन रेवेन्यू एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी एंड इंडस्ट्रियल ट्रेड जो है करने वाली है। ये जो है एक तरह से सोलर पावर्ड फ्रिज ट्रांसपोर्ट सिस्टम होने वाला है जो कि कोल्ड सिस्टम लॉजिस्टिक देने का काम करेगा। अब कोई सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है, हर जगह पे जो है कोल्ड सिस्टम की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। अब कोई सब्जी एक दूसरे जगह जा रहा हो या कोई फूड है वो एक जगह से दूसरी जगह जा रहा हो तो उस केस में कोल्ड चेन लॉजिस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वही कोल्ड चेन लॉजिस्टिक जो है उसका जो रेफ्रिजरेटर है उसको सोलर पावर बनाने का काम करने के लिए जो है इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, मान लो कोई ट्रक है, ट्रक ऐसे तो आ गया है मार्केट में, कोई ट्रक है, कोई ट्रक के ऊपर मान लीजिए सोलर पैनल लगा के रखा है, ठीक है। ये सोलर पैनल जो है चार्ज होगा और उसके अंदर जो भी सामान है जो भी फूड है उसको जो ठंडा करने का काम करेगा। तो ये ऐसा कुछ इनिशिएटिव है जिसके अंतर्गत ये रिड्यूस करेगा कार्बन इमिशन को, उसके साथ ही जो लॉजिस्टिक कंजप्शन है उसको रिड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये सोलर पावर रिफ्रिज ट्रांसपोर्ट जो है ये एनर्जी एफिशिएंट के लिए लॉन्च किया गया। उसके रियल टाइम मॉनिटरिंग, ऑटोमेशन, फिर फ्यूल डिपेंडेंसी, ये सब जो है कम करने का काम करेगा। अब सारथी इनिशिएटिव की बात करें तो इंडिया के नेट जीरो कमिटमेंट है उससे अलाइंड है। और ये जो है रिड्यूस करता है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को इन सप्लाई चेन थ्रू सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी एडॉप्शन के थ्रू, ठीक है। अब मिनिस्ट्री ऑफ कल्चरल एंड टूरिज्म के ऊपर पढ़े तो ये आ रहा है नेशनल मिशन फॉर मैनस्क्रिप्ट, इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि अभी प्रपोजल डाला गया था कि जो नेशनल मैनस्क्रिप्ट है उसको वापस से लॉन्च किया जाए। तो इसको 2023 में पहली बार लॉन्च किया गया था और 2024 में उसको रीलॉन्च किया गया है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंदर आती है। इम्प्लीमेंटेशन बॉडी आपको इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट मिलने वाली है। और ऑब्जेक्टिव इसका आपको मिलेगा इंटरफाई प्रिवेंशन ऑफ इंसिडेंट मैन्युफैक्चरिंग अक्रॉस इंडिया। की फीचर्स की बात करें तो डिजिटल जो भी मैन्युस्क्रिप्ट है हमारे इंडिया में उसको डिजिटलाइज करने का काम करेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर और कंजर्वेशन सेंटर ये जो है स्टैब्लिश करने का काम करेगा। ये जो है प्रमोट करता है कि जो भी रिसर्चर है वो स्कॉलर रिसर्चर है उनका प्रमोशन करता है, उसके साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए जो मैन्युफैक्चरिंग है वो करने का काम करेगा, ठीक है। अब ये जो है अलाइंड है किसके साथ, रिलॉन्च जो है वो भी अलाइंड है डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव के साथ। मतलब इनडायरेक्टली यही कहना है कि जो भी ये मैन्युस्क्रिप्ट है उसको जो है डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्टिव है वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बाकी मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आप यहाँ से पढ़ सकते हो। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है, नेक्स्ट आपको मिलेगा पर्यटन मित्रा और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। तो ये दो तरह के इनिशिएटिव्स हैं जिसके अंतर्गत जो भी एम्बेसडर है उनको ऐसा फील ना हो कि वो सोसाइटी से अलग है, तो उसी के लिए जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये कनेक्ट करता है जो भी एम्बेसडर या तो जो
टूरिस्ट जब हमारे इंडिया में आते हैं विद लोकल्स, ठीक है, तो ये लोकल्स को टूरिस्ट के साथ कनेक्ट करने का काम करता है, हु इज़ एक्ट एज एम्बेसडर एंड स्टोरी टेलर फॉर द रीजन, ठीक है। तो ये अभी इसलिए न्यूज़ में था क्योंकि जो भी टूरिस्ट थे उनको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा था जो लोकलाइट्स हैं उनके साथ, और वो अपना जो भी चीज़ें हैं वो बताएंगे और वो सोशली जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होंगे, ठीक है। ये मैं इसके थ्रू आपको उसी समझ आएगी। और इसकी स्कीम की बात करें तो 27 सितंबर 2024 में लॉन्च किया गया था और इसको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने लॉन्च किया था, ठीक है। तो इसमें आपको मिलेगा कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म दोनों ने मिलके, सॉरी ये वाला जो टेबल है इसमें मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर दोनों जो मिलने वाले हैं, मैंने आपको ऊपर लिख के रखा हुआ है ना, एक मिनट मैं भी चेक कर लूँ, मैं भी थोड़ा भूल गया हूँ। हाँ, दोनों है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत आता है। इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी तो हमें पता नहीं है, नेट पे नहीं दिया गया है। और बात करें कि ये जो है एनहेंस करता है टूरिज्म थ्रू सोशल इंक्लूजन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेशन के थ्रू जो है की जाती है। तो इसके अंतर्गत एक की फीचर जो है आप यहाँ से देख सकते हो कि ये एनहेंस करेगा टूरिस्ट एक्सपीरियंस विद ट्रेन लोकलाइज, जो भी ट्रेन लोकलाइज रहेंगे वो गाइड करेंगे टूरिस्ट को। उसके साथ इनको जो भी हिस्ट्री है वो बताई जाएगी, लोकलाइट की जो हिस्ट्री है वो प्रमोट होगी। और उसके साथ जो एम्पावर करेगा वुमेन और यूथ को इन टर्म्स ऑफ टूरिज्म, ठीक है। वो भी अगर वुमेन है, अगर वो भी सिखाना चाहे या बताना चाहिए कि हमारे इधर आगरा, कोई आगरा की वुमेन है मान लीजिए, वो बताए कि ताजमहल में ये हुआ था वो हुआ था, तो वो सब करना चाहे तो वो कर सकते हैं अंडर दिस इनिशिएटिव, ठीक है। अभी इसको पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे अभी कुछ लोकेशन चलाया जाएगा, जैसे मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, गया में, फिर मिजोरम में, आइजोल में, फिर राजस्थान में जोधपुर, फिर अंडमान निकोबार में विजया जगह पे चला जाएगा, विजयपुरम में चला जाएगा। तो ये पायलट प्रोजेक्ट की जो लोकेशन है ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये ध्यान देना, सारे इंपॉर्टेंट नहीं होते, एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो भी रहता है कुछ कुछ इंपॉर्टेंट होता है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ा के निकल जाऊँगा, आपको बताऊँगा भी क्या पढ़ना है और कुछ छोड़ भी सकते हैं, कुछ कुछ चीज़ें जो एग्जाम के इन रिलेवेंस रह जाते हैं। अब दो स्कीम्स पढ़ते हैं जो कि डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज की तरफ से आ रहा है। पहला आ रहा है प्रधानमंत्री दिव्यशा केंद्र। दिव्यशा केंद्र जो है एक तरह से देख सकते हो कि ये कुछ जगह हैं जहाँ पे लोग खेल कूद रहे हैं, ठीक है। और ये मोस्टली जो दिव्यांग हैं, आप देख सकते हो कोई कोई दिव्यांग भी है यहाँ पे, ये दिव्यांग दिख रहे होंगे, ये दिव्यांग दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये दिव्यांग जो भी है उनके लिए लॉन्च किया गया, ठीक है। इसको ये भी दिव्यांग दिख रहे होंगे आपको, ये भी दिव्यांग दिख रहे होंगे, तो ये दिव्यांग के लिए जो है लॉन्च किया गया, ठीक है, केंद्र। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी इसके ऊपर न्यूज़ में बात हुई थी, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद विजिबल डिसेबिलिटी इन देहरादून में। और इस स्कीम की बात करें तो 14 अक्टूबर 2024 को लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंतर्गत। इसके डिपार्टमेंट याद रखने कौन इसको इंप्लीमेंट करने वाली है, इंप्लीमेंटिंग बॉडी जो आपको मिलेगी डिपार्टमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी मिलने वाली है। और इसका ऑब्जेक्टिव यही है कि जो भी पर्सनल विद डिसेबिलिटी है उनको फील ना हो कि वो डिसेबल्ड है, तो उसी के लिए जो है ये लॉन्च किया गया है। स्पेशली ये वर्चुअल जो इम्पैक्ट है उनके लिए जो है ये लॉन्च किया गया है, ठीक है। की फीचर्स की बात करें तो की फीचर्स की बात करें तो उनको जो भी रिसोर्सेज की ज़रूरत है या सपोर्ट की ज़रूरत है तो वो सब दी जाएगी इसके अंतर्गत। और उसके साथ जो है उनकी जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको भी एनहेंस करने का काम करेंगे, ठीक है। और इसको जो है ऑपरेट किया जा रहा है आर्टिफिशियल लिम्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा, ये पूरा इनिशिएटिव को ऑपरेट ये कर रहे हैं। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन कुछ है नहीं तो उसको स्किप करते हुए चलते हैं और बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट आ रहा है जीवन प्रणाम। जीवन प्रणाम जो है एक तरह से डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट फॉर पेंशन का सर्टिफिकेट है। तो पहले जो भी पेंशनर थे वो अगर अपना पेंशन सर्टिफिकेट देने जाने पड़ता था, ठीक है। तो पेंशन सर्टिफिकेट क्यों देना पड़ता है, पेंशन सर्टिफिकेट नहीं सॉरी लाइफ सर्टिफिकेट देना पड़ता है कि वो जो है जीवित है, ठीक है। वर्ड यूज़ करो जीवित है, क्योंकि जब तक जीवित है तभी तक पेंशन मिलता है, जो पेंशन होता है उनको, ठीक है। तो उनको हर साल देना पड़ता है, तो उनको हर साल देने के लिए जो है बैंक जाना पड़ता है पहले। अब उनको बैंक जाने की जरूरत नहीं है, जीवन प्रणाम के अंतर्गत वो अपने मोबाइल के थ्रू ही जो भी डिजिटल सर्टिफिकेट है वो बना सकते हैं। और बार बार अब बैंक जाने की जरूरत नहीं है। इसमें AI पावर्ड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम होता है जिसके से जो भी फेस है वो देखा जाता है और आई ब्लिंक हो रही कि नहीं वो देखी जाती है। उसके बेसिस में पता लग जाता है कि बंदा जिंदा है और इनका जो भी सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये दोनों के दोनों खुश हैं, नानी नानी। तो इसके बारे में बात करें तो ये कैंपेन जो है तीसरी बार चलाया गया था, 3rd एनुअल कैंपेन है जो कि 1 नवंबर 2030 से लेकर 2024 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक चल रहा था। इसको इनिशियली 10 नवंबर 2024 को चलाया गया था, लेकिन अभी जो है इसको डिजिटली चलाया जा रहा है। और इसकी बात करें तो इसको मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशनर जो इसकी मिनिस्ट्री मिलने वाली है। इसको इंप्लीमेंट करने का काम रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर वेलफेयर का। इसका मोस्टली काम यही है कि डिजिटल सर्टिफिकेट देना, जिसकी वजह से जो भी पर्सन को इन पर्सन जो है बैंक में विजिट करना पड़ता था या पेंशन डिस्ट्रीब्यूटिंग अथॉरिटी के पास विजिट करना पड़ता था वो ना करना पड़े, ठीक है। और पेंशन कैन बी जनरेट
पेंशनर जो भी है वो अपना जो भी डिजिटल सर्टिफिकेट है वो जनरेट कर सकता है और ये सबमिट हो जाता है डायरेक्टली बैंक में। तो इसमें आपको कभी आपका पैसा नहीं रुकता, मतलब पेंशनर का जो भी पैसा है वो नहीं रुकता। इसके अंदर जो भी गवर्नमेंट सेक्टर के जो एम्प्लॉयज़ है, डिफेंस के एम्प्लॉयज़ है, रेलवे के एम्प्लॉयज़ है, पीएसयू के एम्प्लॉयज़ है, एजुकेशन इंस्टीट्यूट के एम्प्लॉयज़ है, सब के सब इंक्लूड रहते हैं। अगर बात करें कुछ डेटा की, जैसे कि जीवन प्रणाम जो है कैंप जो है सेटअप करने की बात कर रहे हैं, 1900 जीवन प्रणाम कैंप जो है सेटअप करने की बात नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी बन चुका है नवंबर 2024 को, जो कि असिस्ट कर रहा है पेंशनर को कि कैसे जो है ये मोबाइल एप्लीकेशन यूज़ करना है। क्या नाम है? जीवन प्रणाम। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म, ठीक है। तो ये डॉट डॉट दिख रहा होगा, तो डॉट डॉट का मतलब हमारा फर्स्ट पार्ट खत्म हो चुका है। अब हम पढ़ेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या मिलने वाला है थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। सेकंड पार्ट में आपको मंथ वाइज जो है स्कीम मिलने वाली है बैंकिंग की, ठीक है। जिसमें आपको जैसे कि फरवरी का मंथ हो गया, जैसे पीएम हर घर स्कीम हो गया, तो इसके अंदर एक साल कंप्लीट हो गया तो इसके बारे में सब कुछ, उसके बाद सॉइल हेल्थ कार्ड का 10 साल पूरा हो गया तो उसके बारे में सब कुछ। तो ये सारी डिटेल जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। और इसके साथ वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और ये पूरा का पूरा स्कीम है, स्कीम वाला पीडीएफ है जो कि बैंक साथी का टेलीग्राम जो पेड सब्सक्रिप्शन है वहाँ पे अवेलेबल है। और आपको पेड सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आप यहाँ से पेड सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। और बात करें तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, तो थोड़ा सा मुझे नीचे जाना पड़ेगा एक्चुअली, क्योंकि बहुत बड़ा पीडीएफ मैंने बनाया है। और इसमें ये वाला पीडीएफ आपने कवर कर लिया ना, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरा हर एक न्यूज़ जो है इसमें कवर है। तो अगर आपको मेरे से कंटेंट पढ़ना है तो बैंक साथी टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और कंटेंट अच्छा लगा तो लाइक कर देना। और इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में, वैसे तो पेड पीडीएफ रहने वाला है, और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हो टेलीग्राम ग्रुप में, आपको वो पीडीएफ भी मिल जाएगा। बहुत नॉमिनल फ़ी है। अगर स्कीम पीडीएफ चाहिए तो 35 रुपीज़ है, और जो अल्टीमेट पीडीएफ है जहाँ पे मैं आपको माइंड मैप में कंटेंट देता हूँ वो सिर्फ 25 रुपये में ले सकते हो। और स्कीम पीडीएफ और ये सारा लेना है तो आप 35 रुपये मिल सकते हो, ठीक है। तो इसके साथ आपको मंथली पीडीएफ भी मिल जाएंगी, और लेना रहे तो ले लेना, आ जाना चैनल में। और अभी के लिए इतना रहते हैं।